कैसे करें। चलो, फंक्शन में पहला फंक्शन तो हमें क्लियर है एकदम कि ऑक्सिन का जो मेन फंक्शन है दैट इज सेल इलांगेशन। सबसे प्रायोरिटी पे आपको टॉप हार्मोन एंड टॉप फंक्शन, अभी आप जिब्रेलिक एसिड का देखोगे तो वो भी सेल ग्रोथ में हेल्प करेगा, प्रमोटरी ग्रोथ करता है, तो वहां पे भी सेल की ग्रोथ होगी। लेकिन दोनों का प्रायोरिटी लेवल में ऑक्सिन ऊपर होगा और उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो इंटरनोडल रहेगा और यहाँ सेल टू सेल हर सेल को ये ग्रो करा। ठीक है, ऑक्सिन प्रमोट elongation एंड ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑल्सो। ऑक्सिन की सिंथेसिस कहाँ है? शूट टिप पे, रूट टिप पे। मूवमेंट कैसा है? पोलर मूवमेंट है, बेसिपिटल भी है, एक्रोपिटल भी है। ओके बच्चों, elongation and growth of stems and root and enlargement of many fruits by stimulating elongation of cells in all direction। ठीक है, कोई सेल इतनी बड़ी है तो ये सारे डायरेक्शन से इतनी बड़ी हो गई, न कि ये कुछ ऐसा ऐसा नहीं। वो कैसे होगी? वो फाइनली मैचुरेशन में, अगर उसको फाइबर सेल बनना है और फाइबर सेल बन के ल्यूमेन कैविटी को नैरो करके डेड होना है तो वो फाइनल स्टेज में होगा। लेकिन मैच्योरेशन में जब सेल डेवलपमेंट ग्रोथ वाले फेज में स्टार्टिंग करेगी तो वो ऑल डायरेक्शन में ग्रोथ करेगी। क्लियर है? एकदम अटेंटिव होके सुनना। The auxin cause cell enlargement by solubilization of carbohydrate, loosening of microfibril, जो कहाँ प्रेजेंट है? क्या है ये? सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल। सिंथेसिस ऑफ मोर वॉल मटेरियल अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी कंपोजिशन, टर्सरी। इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो भी बाहर सिंथेसिस अंदर सिंथेसिस हो रहा है उसको बाहर जाके डिपॉजिट होना है। ठीक है बच्चों, एंड रेस्पायरेशन रेट। इन सारे प्रोसेस में एटीपी यूज होती है। जब एटीपी यूज होगा तो अपने चैप्टर अभी खत्म किया ना, एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? सेलुलर रेस्पायरेशन से। तो एटीपी बनाना भी पड़ेगा। तो आपको सिंपल, ये तो एकदम माइंड में सेट ही कर लो, कोई अगर बहुत एक्टिविटी कर रहा है तो उसका सेलुलर रेस्पायरेशन हाई चाहिए। ठीक है बच्चों, सेलुलर रेस्पायरेशन तो हाई होगा। एनारोबिक भी होगा, जैसे मैंने बताया पल्सेस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो हो तो सेलुलर रेस्पायरेशन होगा ही होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन प्रोसेस पाथवे। ठीक है बच्चों, समझ में आई मेरी बात? तो कहीं पे भी आपको मेटाबॉलिकली एक्टिविटी हाई दिख रही है, उसमें हिडन रहेगा कि वो सेल हाईली सेलुलर रेस्पायरेशन कर रही है, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे प्लांट हो, फंजाई हो, एनी। एक्सपेंशन प्रोटीन एक्सपेंशन कैसे कर रहा है ये समझ में आ रहा है? ये माइक्रोफाइब्रिल का एक टाइट नेटवर्क दिख रहा है आपको, सेल वॉल्स। ठीक, ठीक है, ये टाइट थ्रेड्स होंगे, बाइंडिंग थ्रेड्स हैं, पूरे एकदम अच्छे से बंधे हुए हैं। उसके बाद इनका लूजनिंग होगा। लूजनिंग होने से क्या हुआ? इनके बीच में स्पेसेस बढ़ गए हैं। स्पेसेस से क्या हो रहा है? अंदर आपने जैसे गुब्बारा फुलाते हो तो हवा भर रहे हो, उसी तरीके से यहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट होके आया है। ये पहला इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल इलोंगेशन दिख, समझ में आया? तो वाटर अंदर आया, अंदर वाले वाटर ने टर्गर प्रेशर लगाया, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फाइनली टोनोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड फाइनली सेल वॉल पे प्रेशर लगा। सेल वॉल ऑलरेडी लूज हो रखी है तो वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट ध्यान रखना, क्योंकि ये मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में ऐसे आ जाए कि दो आपको बहुत क्लोजली रिलेटेड करेक्ट लगे, ठीक है, और एक्चुअली यहाँ पे दो करेक्ट हो, लेकिन फिर भी आप जब तक एमसीक्यू में आपको कह नहीं रहा है मोर देन वन ऑप्शन, तो आपको वो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। तो इसके पीछे रीजन टर्जिडिटी मोस्ट है। वॉट एक्सपेंसिव लूज होके कुछ नहीं कर पाएगा अगर अंदर वाटर नहीं आए। तो विच वन इज मोर प्रायोरिटी किसकी देनी है आपको? वाटर की एंट्री को, बेटा बात नहीं। नेक्स्ट है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक की पोजीशन लोकेशन के अकॉर्डिंग एपिकल है, एक्सिलरी है, इंटरकैलरी है। ओके, याद आया कुछ? तो एपिकल ग्रोथ चल रही है, दैट्स वाई आप क्या देखते हो, कोई भी प्लांट पहले ऊपर के डायरेक्शन में शूट सिस्टम में ग्रोथ स्टार्ट हो, ओके, वो ब्रांचिंग को थोड़ी देर तक प्रिवेंट कर। अब इट डिपेंड्स, वो इतने लेंथ पे भी हो सकता है ब्रांच आ गई हो, ठीक, या सिर्फ आपको दिखेगा क्या, लीफ लगी हो, स्टेम पे लीफ आ जाएगी।
ठीक, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, लेटरल ब्रांचेस को प्रिवेंट करता है प्लांट और प्रमोट क्या करता है, एपिकल ग्रोथ। तो एपिकल ग्रोथ क्या हुई, डोमिनेंट हुई। ठीक है, डोमिनेंसी तो समझ में आती है ना, किसी के प्रेजेंस में दूसरा काम नहीं हो, समझ में आया। तो एपिकल डोमिनेंस रहेगा तो लेटरल ग्रोथ इनहिबिट रहेगी। अब अगर इसी को तुमको उल्टा पूछता है कि लेटरल ग्रोथ इज इनहिबिटरी ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ विच हार्मोन, आप इनहिबिटरी को पकड़ोगे और लिख दोगे एथाइलिन या एब्सिसिक एसिड, नहीं, आपको ये समझना है, कंडीशन समझना है। उस कंडीशन के लिए ऑक्सिन वहां पे इनहिबिटरी रिस्पॉन्स किया है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन मेनी प्लांट्स द एपिकल बड ग्रोज एंड द लोअर एक्सिलरी बड, जैसे जैसे आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बढ़ता है उसी का नीचे मेरिस्टेमेटिक पार्ट छूट गया, वो कैसे वर्क करता है, एक्सिलरी बड की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो अभी वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो वो किस स्टेज में है, सप्रेस्ड है। ओके, रिमूवल ऑफ एपिकल बड, इसको बोलते हैं डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन, डीकैपिटेशन वर्ड आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आएगा, जब स्पर्म फीमेल के अंदर एंटर कर जाता है तो उसकी एक्टिविटी अब इंक्रीज करने के लिए उसके ऊपर जो भी प्रोटीनेशियस कवरिंग लगी रहती है जिससे उसका मूवमेंट फास्ट हो, वो यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करता है, इसलिए उसके डीकैपिटेशन करना। जैसे आप पेन से कैप निकालते हो फिर आप लिख रहे हो, वो प्रोसेस क्या होगी, डीकैपिटेशन। एपिकल बड को अगर आपने कट करके रिमूव कर दिया तब आपको पता है या तो इंटरकैलरी एक्टिवेट हो जाएगी या तो लेटरल बर्ड एक्टिवेट हो जाएगी एक्सिलरी वाली, तब एक्सिलरी बर्ड एक्टिव हो जाएंगी और वहां से ब्रांचिंग। समझ में आया। और ये हम किस केस में करेंगे, कल आपको बताया टी के केस में, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराना। अब इमेजिन करके रखो, देखो सोचो कि टी की खेत है, पूरी बागान लगी और बड़े बड़े नारियल की तरह पेड़ है, तो लोग चाय पत्ती की पत्ती तोड़ने के लिए क्या पेड़ पे ही चढ़े रहेंगे, नारियल तो तोड़ना एक अलग बात है। लंबा सा पेड़ है, चढ़े ऊपर टिप से नारियल ले आए, अब एक एक पत्ती निकाल रहा है तो कोई कितना टंगा रहेगा। तो नेचर ने क्या किया, उसका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराया, और इंसान क्या कर रहा है, उसी चीज को सीख लिया तो वो फटाफट कैंची चलाएगा, डिकैपिटेशन करता जाएगा और लेटरल ब्रांचेस आती जाएंगी, उन ब्रांचेस पे लीफ आएगा। तो आप चाय के बागान में एक ह्यूमन हाइट के रेंज में ही देखते हो पूरी ग्रोथ रहती है, और वहाँ पत्तियां उनका कमर्शियल यूज है। ठीक है बच्चा, तो डीकैपिटेशन से लोअर बर्ड एक्टिव हो जाती है। रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लोअर बर्ड्स। तो ऑक्सिन फुल फॉर्म क्या होगा, फटाफट बताओ। एसिटिक एसिड तो कॉमन है, जब इंडोल आ गया तो एसिटिक एसिड याद रहना, इंडोल एसिटिक एसिड ऑफ द टर्मिनल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। टर्मिनल मतलब एपिकल, एपेक्स पे टर्मिनल किसी भी चीज का एंड होता है टर्मिनल। ठीक, दिस फिनोमिना इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। शॉर्ट नोट आता है बेटा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सिन हैज फाउंड यूज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, स्प्राउटिंग ऑफ लैटरल बर्ड, निकलना। ठीक है, अब ये हमने कहा यूज किया, पोटैटो के केस में। पोटैटो में हमें पता है कि अंडरग्राउंड स्टेम जो है वही मॉडिफिकेशन करके पोटैटो फूड स्टोरेज में कन्वर्ट हो गया है, एंड पोटैटो में अलग से कोई सीड नहीं होता, दैट पोटैटो इज यूज्ड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो उसका जो आप पोटैटो का इमेज देखे थे उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर पे मैंने बताया था, दिस इज नोड, एंड ये व्हाइट वाला पोर्शन सब क्या हो गया, इंटरनल। तो नोडल रीजन पे आपके घर में भी रखा रहता है, तो आप इस तरीके से देखते हो ग्रोथ आ जाती है। तो यही ग्रोथ क्या है, उसके नेक्स्ट पीढ़ी को बनाने के लिए जरूरी। अब इसको प्लांटिंग कर दिया जाएगा, इसको मतलब फार्मिंग किया जाएगा, तो यहाँ से नया पोटैटो का प्लांट हर एक टुकड़े से आ जाएगा। उसमें कंडीशन ये है कि बड होनी चाहिए। तो उस बड को अगर कोल्ड स्टोरेज में एक सीजन के बाद सारे आलू मार्केट में नहीं आता, अगले साल के ग्रोथ के लिए ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है, तो जब सीजन आएगा, जब आलू लगाने वाला क्लाइमेट आ जाता है, तो वो वहां पे उसको इंडक्शन कर दिया जाता है कि उसमें बड बनने लगे। अगर पहले ही बड बन गया होगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो उस टाइम पीरियड में वहां पे कमर्शियली, क्योंकि उनको पता है अभी आलू खेती के लिए जाने वाले हैं, वो फार्मर खरीदेंगे, या कुछ फार्मर खुद ही अपना स्टोर करके रखते हैं और वो अगले साल यूज करते हैं।
कोई भी कंडीशन उसमें आई आई इज व्हाट बर्ड, ठीक है बेटा। ईयर ईयर वर्ड भी आ जाएगा। इन्फ्लोरेसेंस को ईयर बोलते हैं, बर्ड को आई बोलते हैं पोटैटो में, जहां पे नोडल रीजन, ठीक है। तो पोटैटो ट्यूबर इज चेक बाय अप्लाइंग सिंथेटिक ऑक्सिन। सिंथेटिक ऑक्सिन फुल फॉर्म बताओ, इसलिए बोला था पर्टेबल बता, कोई पर्पस होता है, नैप्थेलिन, ठीक है, और एसिटिक एसिड कॉमन है। तो इंडोल एसिटिक एसिड, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, एल्केलिन इसमें क्या है, सिंथेटिक। तो समझ में आया ये क्वेश्चन। उसको ट्रीटमेंट दिया गया, एक तो आपके घर में नेचुरल तरीके से फार्मर ने ग्रो करा रखा है, दूसरा हम कमर्शियली चाह रहे हैं कि उसमें बर्ड अच्छे से अब इस टाइम में आ जाए, तो इंडक्शन कराना पड़े। तो उस टाइम क्या किया गया, ग्रोथ उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट दे दिया। अब नेचुरल चीज तो अंदर प्रोड्यूस होगी, बाहर से आपने स्प्रे किया है तो क्या होगा, वो सिंथेटिक होगा। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन इसमें यूज होगा, नैप्थेलिन एसिड। नाउ नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एब्सिशन लेयर। एब्सिशन लेयर पहले भी नाम आ चुका है, जब नेचुरल फॉल होगा लीफ का, नेचुरल फॉल होगा फ्रूट का। अब ध्यान ये रखना है, लीफ सूख के गिरती है और फ्रूट पक के गिरता है, तो ये खराब नहीं है, इसका गिरना इज ओके, ये गिरना जरूरी है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा आम वाम तोड़े गए, चुराए हैं कभी, तो आम पक जाते हैं तो जाके पत्थर से या तो मार लो, या छोटा सा प्लांट है, चार पांच दोस्त मिलके उसको हिलाते, ठीक है, तो आम गिरता है, बस फटाफट उठाओ भाग लेते। और फिर आंधी वांधी आती है तो आंधी अगले दिन उठ के जाके बटोरते थे हम लोग, बहुत छोटे थे हम लोग, बहुत बदमाश, इस मामले में मैं बदमाश थी, आम वाम के मामले में मैंने चोरियां की है, एक्सेप्टेड, ठीक है। मैं पेड़ों पे चढ़ती थी, ये सब हरकतें लड़कों वाली मेरे अंदर थी, जिसके लिए बहुत डांट मार पड़ती रहती थी। बट मैं मिलती थी थोड़ा पेड़ पे, गाँव चली गई तो मतलब गुड़िया घर में मिलने वाली नहीं है, वो बगीचे में ही होगी। तो अमरूद की, बेर की, आम की, ये सब बहुत उत्पात मैंने मचाया अपनी गर्मियों की छुट्टी। तो सिंपल आपको क्या देखना है, अगर वहां ऑब्सेशन लेयर नहीं बनेगी तो आपके वो हिलाने से गिरने वाला नहीं है। समझ में आ रही है। तो एब्सिशन लेयर बनाना जरूरी है क्या हर केस में? नहीं। तो ऑक्सिन क्या करेगा, प्रिवेंशन करेगा कि एब्सिशन लेयर नहीं बने और फल प्रॉपर पक जाए। कोई आके हिला रहा है तो उसकी वजह से वो गिर नहीं जाए, जैसे आम की कैरियां भी गिराई जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो फेविकोल का जोड़, ताकत किसी में ज्यादा लगेगी किसी में कम लगेगी, समझ में आ रहा है, वो गिरेगा। तो सिंपल आपको, आप एनसीईआरटी के में जब आओगे तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि राइपनिंग, जब फ्रूट पक जाएगा तो ऑक्सिन क्या करता है, उसके गिरने को प्रमोट करेगा, ठीक है। उस केस में ऑक्सिन प्रमोट करेगा एब्सिशन लेयर को फटाफट बना दे। ऑक्सिन इज अ वेरी स्मार्ट काइंड ऑफ हार्मोन, स्मार्टली वर्क कर रहा है। कब उसका कंसेंट्रेशन ग्रो कराने के लिए रोल कर रहा है, कब वो इनिबिटरी रोल कर रहा है, स्टिल वो इनिबिटरी हार्मोन नहीं है। समझ में आ रही बात। तो ऑक्सिन इनिबिट्स, पहला आपको ध्यान रखना है एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्रूट, ये जरूरी है ताकि लीफ अपनी प्रॉपर साइज को अटेंड कर ले। अब देखो, तुमने ये भी देखा होगा तुम्हारे आसपास में मैंगो ट्री इस टाइम आ चुका है, उसमें फ्लावर लगा हुआ है, कहीं कहीं केरिया भी लग गई है, ठीक है। कहीं कहीं तुमने देखा होगा लोग उस पर स्प्रे करा रहे हैं, ठीक। उसमें क्या होता है, मेडिसिन उनके लिए, प्लांट के लिए वो मेडिसिन हो गया। उसमें क्या है, हार्मोन है, उसमें क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर्स है, उसमें क्या है, मिनरल्स है। वो क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि पता है जो तुम्हें मंजरी दिख रही है ना, उस मंजरी के अगर हर एक फ्लावर फर्टिलाइज कर जाएगा तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ मैंगो उतना नहीं रहता है। जब आपका एक्चुअली में मैंगो लगेगा तो एक इन्फ्लोरेसेंस, एक पूरे इन्फ्लोरेशन में दो चार मैंगो ही बची, और वो पकने पकने तक गिरते हैं, हवा चलेगी, बारिश होगी, उसका उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे अगर एक्सेशन लेयर पहले बनी है या प्लांट वीक है तो वो कैरी मैच्योर होने तक जाएगी ही नहीं। कई बार ऐसा स्ट्रेस कंडीशन आएगा जिससे वो गिर जाएगी। तो नेचुरल, और आप एक फिनोमिना समझो कि आम बढ़ रहा है तो उसका वेट बढ़ेगा, उसका पल्प बढ़ रहा है अंदर, उसकी सीड की साइज बढ़ रही है, धीरे धीरे पूरा उसका वेट बढ़ रहा है, और वो जिससे जुड़ा हुआ है ब्रांच से, जैसे सपोज हम ऐसे फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं, तो हमने इससे तीन चार आम एक ही जगह ऐसे भी देखे होंगे, और कई जगह एक ही बस्ता बेचारा अकेले लटका रहता है, ठीक।
अब ये सब जब है तो जितना हम उतना इस पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, अगर एब्सिशन लेयर को प्रमोट इनिबिट नहीं करता ऑक्सीन, तो ये सब ग्रोथ होने के पहले फॉल हो जाए। ये बात समझ में आई? क्लियर एकदम? तो इनिशियली क्या करेगा, इनिबिट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर। फ्रूट के केस में बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि फ्रूट सूख के नहीं गिर रहा है, पक के गिर रहा है। ठीक है। लीफ के केस में क्या है, लीफ अपना प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपने स्टेज को अचीव कर ले, कोई छोटी लीफ थी बड़ी थी वो करके बढ़िया अच्छी वाली बड़ी बड़ी लीफ हो जाए, फोटोसिंथेसिस करके दे। ठीक है। तो यहाँ तक अगर ग्रोथ में जाने के पहले यहाँ ऑब्सेशन लेयर बन चुका है, तो ये भी येलो पड़ के सूख जाएगी। देखा होगा ये भी आपने अपने फ्लावर पॉट में देखा होगा, कभी कभी छोटी छोटी लीफ बिना ग्रोथ के ही सूख जाती है, गिर जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको मिनरल न्यूट्रिशन नहीं मिला और एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो इन सबको प्रिवेंट कौन कर गया? ऑक्सीन की। ठीक। लीफ फॉल को, फ्रूट को पकने तक उसके जो टिके हुए हैं सब प्लांट में, फ्लावर, लीफ, ठीक है, जो भी हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उन सब में जो भी कहीं से भी हैंग कर रहा है तो वो एक प्रेशर जनरेट कर, उसको मेंटेन, उससे जुड़े हुए, जैसे देखो मूवी में सीन वगैरह देखा ना, कोई गिर रहा है उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं, तो कितना स्ट्रेस रहता है, नीचे वाले को भी रहता है ऊपर वाले को भी रहता है, किसी किसी सीन में नीचे वाले ही खींच देता है, ऊपर वाला भी चला, और किसी में एंड में छोड़ देते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हो, लेकिन वहां पे एक प्रेशर है बेटा, वो खुशी खुशी नहीं सब टंगे हुए, उनपे ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क कर रहा है, नीचे की तरफ भी खींच रहा है, ग्रेविटी भी वर्क कर रही है, और वो खुद भी प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो उसको स्ट्रांगली जोड़े रखने के लिए ऑक्सीजन वहां पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो ये इनिबिटरी से आप उसको इनिबिटरी हार्मोन नहीं कहना। लैटरल बर्ड इनिबिट किया, उससे भी इनिबिटरी हार्मोन वो नहीं हो रहा है, वो प्राइमरी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है कि पहले इतने बड़े हो जाओ कि साइड बाय साइड आप ब्रांचिंग को बियर कर सकते ना। एब्सिशन लेयर इज प्रोड्यूस व्हेन द ऑक्सीजन कंटेंट फॉल्स बिलो अ मिनिमम। अभी देखो इसको ग्राफिकल अगर मैं समझाऊं तो तुम ऐसे समझो कि ऑक्सीजन का ऐसे चल रहा है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हमने दिया बढ़िया, एब्सिशन लेयर नहीं बनी है, ग्रोथ चल रही, ग्रोथ चल रही, फिर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हमने कम करना शुरू किया तो वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है। ग्रोथ रिटार्डेड हो गया और ऑल ऑफ सडन ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ऑप्टिमम से नीचे चला गया, तो उसकी वजह से एब्सिशन लेयर बन गया और वो फॉल कर। क्लियर है? प्रीमेच्योर ड्रॉप ऑफ फ्रूट, इसलिए ये ध्यान, प्रीमेच्योर दोनों क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। फ्रूट राइपनिंग के बाद गिराने के लिए ऑक्सीजन हेल्प कर रहा है, लेकिन राइपनिंग तक प्रीमेच्योर फ्रूट को गिरने से रोक रहा है, सच एज एप्पल, पेयर एंड सिट्रस can be prevented to a great extent by spraying the trees with a dilute solution। dilute मतलब aqueous solution, उसमें क्या ऐड कर दिया? वाटर। ठीक है, स्प्रे करते हुए देखा है ना, वही बताया मैंने, ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड और सम अदर ऑक्सीजन। वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल मतलब अनवांटेड प्लांट कोई भी आपके क्रॉप के बीच में, उसको आपको अटैक कराना है, तो 2,4-D डायरेक्ट पूछा जाता है। फुल फॉर्म बताओ इसका। 2,4-D का फुल फॉर्म पहले तो ये बता, सिंथेटिक है कि नेचुरल है? सिंथेटिक है। ठीक है, सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, बनाया, ह्यूमन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक हार्मोन। अब बताओ। हाँ, 2,4-D का मतलब है डाई, डाई क्या है, दो क्या है वहां पे, क्लोरो, एसिड कौन सा है, फिनॉक्सी, एसिटिक तक लिखा होगा उसमें एसिड आपको ऐड करना है। Weeds are undesirable in a field with a crop. Weeds cause competition for water, mineral, light and space। ये समझाने की नीड नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। वो उस सॉइल के लिए तो वो भी प्लांट है। ठीक है, कहीं पे 10 लोग रहने की जगह थी, 10 लोग आपके काम के हैं, 2 और आ गए, तो वो 2 आए हैं तो खाना तो खाएंगे ना भाई, हाँ, पानी पियेंगे, खाना खाएंगे, आपको भले बर्डन लग रहा है, आप चाहते हो कि आपके हिस्से का खाना लेना, आपके ऊपर एक्सपेंसेस आ रहा है, तो आप उन 2 को भेज दोगे, भाई 2 दिन का हो गया, अतिथि सत्कार, अपने घर जाओ। समझ में आ रहा है? तो वीड को हटा देंगे तो उस हिस्से का जो भी मिनरल सॉल्ट है, जो वाटर है, वो प्रॉपर आपके क्रॉप को मिलने लगेगा, आप समझ सकते हो, इसकी यील्ड बढ़ जाएगी। और वीड अगर प्रेजेंट रहेगा तो वीड भी खाएगा,
खाएगा पिएगा मतलब वाटर मिनरल लेगा वहां पे, उसके पास भी लीफ है, वो भी फोटोसिंथेसिस करेगी, वहां पे भी क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो वीट भी ग्रो कर रहा है और आपकी क्रॉप की ग्रो भी कर रही है, सॉइल एरिया वही है, मिनरल्स उतना ही है, इसने पक्का कुछ तो कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, तो उस कंडीशन में यील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। अब कोई भी फार्मर खेती कर रहा है तो वो यील्ड कम करने पे तो काम नहीं करेगा, तो वो वीडीसाइड का स्प्रे करता है। उस वीडीसाइड में भी क्या होता है, ऑक्सिन होता है, कौन सा होता है दैट इज क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप आईए से स्प्रे कर दोगे तो वो ग्रोथ कराएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑक्सिन जो कि वीडीसाइड को इनहिबिटरी इफेक्ट कर रहा है, ये कौन से होते हैं, डाइकॉट को टारगेट करता है और मोनोकॉट आपकी क्रॉप को बचा देता है, ठीक है। जैसे सपोज कहीं पे वीट लगा हुआ है, तो वीट में जितने भी खरपतवार होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे और वीट बच जाएगा, तो वीट की यील्ड बढ़ जाएगी, ओके। दिस कॉजेज पुअर यील्ड, अगर रहेंगे तो ऑब्वियसली पुअर यील्ड का कॉन्सेप्ट समझा गया। दिस इज द कंपटीशन, क्रॉप और वीट एक ही सॉइल और एक ही जगह पे है, मिनरल के लिए कंपटीट कर रहे हैं। समझ में आ गया ना, ये चेहरा से क्यों बना, समझ में आया ना। By the spray of 2,4-D, broad-leafed weeds, if leafy weeds होंगी, can be destroyed, but D4D does not act on top. रूट डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। रूट डिफ्रेंसिएशन, रूट का फॉर्मेशन हमें पता है, अगर एम्ब्रियो से हो रहा होगा तो रेडिकल से हो, ठीक है। लेकिन जब भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करेंगे, हम ग्राफ्टिंग की बात करेंगे, हम कलम लगाने की बात करेंगे, जैसे रोज के प्लांट को लगाया जाता है, तो उस केस में हमें पता है वहां पे हम सीड के लेवल पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी एक रोज का प्लांट है, उसकी एक ब्रांच से हमने लीफ और फ्लावर लगे हुए थे, वहां से हमने यहाँ से कट कर, ठीक है। कलम बनाना देखा तुम लोगों ने? इस तरीके से थोड़ा डायगोनल कट करते हैं और फिर अभी सॉइल में लगा देते हैं तो भी वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन जब अभी कोई गुलाब का बिजनेस ही कर रहा है, वो सॉइल के भरोसे थोड़ी बैठेगा, समझ रहे हो। तो उसने क्या किया, इंडक्शन करा, कैसे, वो इन्हीं कलम को एक सॉल्यूशन में रख रहा है, उस सॉल्यूशन में मिनरल न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन डाल दिया उसने, तो यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे रूट आ जाएंगे, अब वो नर्सरी में बिकेंगे। भाई बस समझ में, तो हर जगह कुछ ना कुछ ह्यूमन हिडन फैक्टर है जहां पे आप सिंथेटिक का अप्रोच देखिए। तो प्रोपेगेटेड बाय स्टेम कटिंग, ये कौन सा प्रोपेगेशन होता है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। 12th का चैप्टर है, वहां पे आप डिटेल में इसको पढ़ोगे। अभी आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, विदाउट सीड कुछ ग्रो करा रहा है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करा रहा है, तो आप उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करो। जैसे आपने ट्यूबर वाला केस भी देखा, तो दैट इज ऑल्सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। If we dip the lower cut end of a cutting in dilute solution of oxime, especially IBA, again full form, isindol gives a butyric acid. So जाओ, indole butyric acid gives very good results. Very soon, large number of roots are developed on the cut ends, due to which this cutting develop into successful plant. ठीक है, स्टेम तो ऊपर है ही, ब्रांच है ही, क्या नहीं है इसके पास, कट कर दिया तो रूट नहीं है, रूट को हमने ग्रो करा लिया, हमारा प्लांट कंप्लीट हो। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी, क्या होता है पार्थेनोकार्पी, पार्थेनो मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉल्स, ठीक है। कार्पी मीन्स फ्रूट, वेरी गुड। बहुत बार वर्ड आ चुका है, एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, पार्थेनोकार्पी भी हम बता चुके हैं, प्लांट किंगडम, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पी क्या है, सीड प्लांट से रिलेटेड, स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है, जब आप फ्रूट की सिंथेसिस की बात करते हो और विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब आप एक चीज ध्यान रखो, जब सीड फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओव्यूल जो था वो कन्वर्ट हुआ था सीड में, ये हमने मॉर्फोलॉजी में तुम्हें करा दिया, एंड ओवरी जो था वो कन्वर्ट हुआ है फ्रूट में। तो अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, सीड अब्सेंट होगा। समझ में आई बात। अब देखो तुम कोई भी चीज है, ऑरेंज खा रहे हो, जैसे अभी तो पार्थेनोकार्पिक ऑरेंज है मार्केट में,
अगर आपको थोड़ा सा याद हो, आप 5-6 साल पहले जाओ, आप ऑरेंज खाते थे तो उसमें बहुत सारे आपको बीज मिलते हैं। लेकिन आजकल के ऑरेंज में स्वाद कम हो गया है, बीज भी कम हो गए, पल्प ज्यादा हो गया, साइज बढ़ गई है, पल्प ज्यादा है, लोग मजे से खरीदते हैं, उन्हें लगता है वो ऑरेंज खरीद, बट वो नेचुरल ऑरेंज जो उसका टेस्ट था खट्टा मीठा और मीठे की तरफ वो इंक्लाइंड था और उसमें बीज ज्यादा आता था। उसको जब हम लोग खाते थे सीजनल, हम लोग फ्रूट, हम लोग ने हाइब्रिड कम ही खाया ना हमारे, मतलब अब तो हम भी खा रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारी वाली एज थी उस टाइम हम लोग प्योर चीजें ज्यादा खाए। सेब हुआ, सिट्रस हुआ, धनिया हुआ, लहसुन हुआ, ये सब तो मुझे इतना चेंज इनमें पता है क्योंकि तब मैं बच्ची थी, अब मैं खुद ही बनाती पकाती हूँ, तो मुझे डिफरेंस बहुत क्लियरली पता है। तो उस टाइम क्या होता था, हमें कटोरी लेके बैठना होता, अगर आप संतरा खा रहे हो तो मम्मी से डांट पड़ने वाली है, मतलब या तो आप बीज कहीं इधर उधर फेंकोगे, उससे बेटर है आप कटोरी लेके बैठ जाओ और आप संतरा खा रहे हो तो जो बीज निकलेगा वो करो। सेम वे में वाटरमेलन के साथ होता था, सेम वे में वाटरमेलन का ही दूसरा भाई क्या है, मस्क मेलन है, उसके साथ भी होता है। लेकिन अभी आप कंटिन्यूअस देखोगे तो इसमें बहुत डिक्लाइन हो गया। सीड जरूरी है इसलिए वो गायब नहीं हो रहा, उसके अगले प्लांट को बनाने के लिए तो सीड चाहिए, इसलिए गायब नहीं किया है। लेकिन ह्यूमन खरीदे और उसमें पल्प का अमाउंट ज्यादा रहे, सीड ह्यूमन नहीं खाता है, इसलिए उसने एक मेथड निकाल लिया पार्थेनोकार्पी। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बना रहा है तो उसमें सीड नहीं होगा, ओव्यूल वहां पे सीड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, और सिंपल ओवरी को उसने फ्रूट बना लिया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्लियर है ये बात समझ में? तो ये सब आपका बनाना तो ऑलरेडी इवोल्यूशन में सीडलेस हो चुका है। बनाना के सीड देखा है क्या किसी? नहीं देखा है ना? लेकिन जब मैं जेनेटिक्स बढ़ाऊंगी तब मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी जिसमें बनाना में आपको सीड दिखे, तो आप इमेजिन करके देखो, आप बनाना खा रहे हो और उसमें सीड आए, सीड आए, सीड आए, आपको कैसा लग रहा है? तो ये तो इंसान कर रहा है, नेचर ने बनाने के सीड को डिग्रेड कर दिया और वो पार्थेनोकार्पिक प्लांट बन गया, फ्रूट बन गया। समझ में आया बच्चे? ऑरेंज का एग्जांपल अभी दिया मैंने, पल्प आप खाते हो इसलिए सीड को टेक्नोलॉजी से गायब किया जाए। एंड ग्रेप, अंगूर में बहुत छोटा सा आता है। किशमिश खाइए कभी, रेजिन, तो किशमिश में भी आपको दिखता है वो अंगूर के प्रोसेस से बनती है किशमिश, तो आप सिंपली समझो वो छोटा सा सीड, लेकिन उसको और ट्रीट कर दोगे आप, जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सिन से जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ग्रेप जो आपको मार्केट में दिख रहा है, अब आप देखने जाओगे, इसमें इमेज भी है, आप मार्केट में गए अंगूर खरीदना है आपको, तो ऑब्वियसली आप कौन से खरीदोगे, जो अच्छा दिखने में अच्छा है वही बिकता है बेटा, है। लेकिन यहाँ पे भी वो बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को, और पब्लिक बन रही है क्योंकि वो प्योर वाली चीज मिलेगी नहीं। और बेचारे एक गरीब औरत वहां पे बैठी होगी डलिया लेके, जो अपने कहीं खेत वेत से लाई होगी, उसके छोटे छोटे से अंगूर होंगे, उसको कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा क्योंकि वो दिख अच्छे नहीं लग रहे। बात समझ में आ रही है मेरी? हम क्या बोलते हैं, हम पढ़ा नहीं रहे, हम कुछ मोरल वैल्यू की भी बात कर, जिसको मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ। मैं नहीं कहती ऐसे, मेरा हमेशा गाड़ी लेके जब भी निकलूंगी अगर फ्रूट, तो मैं उस रोड से ही लेती हूँ, और उधर बहुत लोग डलिया लेके बैठे रहते, ऐसा नहीं मॉल वॉल से जाकर पैकेट चीजें खरीद लो वो ठीक, फ्रूट सब्जी वो तो भाई जो पता चलता है ना उनकी मेहनत है, भाई बैठे हुए हैं उनको दो, अच्छा तो ना बार्गेनिंग हो ना। आप कभी खरीद के देखना या घर में मंगा के देखना, ये बात आपके मम्मी पापा भी आपको बताएं, तो इसका स्वीटनेस ज्यादा है, ये मीठा होता है, ये खराब जल्दी हो जाए, ये खराब नहीं होगा, और ये आप घर में 2-3 दिन तक आराम से अंगूर ले आए हो 1 किलो खरीद के, और खाते रहो खाते रहो खाते रहो, न स्वाद है उसमें न कुछ है, और रेयरली कहीं वो मिठास दिख जाएगी आपको, अदरवाइज ये खट्टा मीठा होता है। और अंगूर, एक्चुअली अंगूर खट्टे हैं, एक कहावत भी, ठीक है, कि आप नहीं पा पाए तो आप कह रहे हैं कि अंगूर, लोमड़ी की कहानी है वो, कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये वाले खट्टे ही है लेकिन यही घर में आते हैं। अब देखना क्या है कि आपके अप्रोच ह्यूमन ह्यूमन को ही बेवकूफ बना रहा है, अप्रोच बना दिया, जो अच्छा दिख रहा है वो ज्यादा बिकेगा। नॉलेज हमें ये, अरे ये तो बड़े बड़े अंगूर है, 1 किलो में ये हमें ज्यादा बड़े बड़े और ज्यादा पल्प मिल रहा है, हम इसी को ले जाएंगे, टेस्ट वगैरह से सेक्रीफाइस। तो ये नेचुरल वाले हैं, ये ट्रीटेड वाले, और यहाँ जिब्रेलिक एसिड के में एग्जाम्पल दिया। और अभी हम क्या बता रहे थे, सीडलेस ब्रेड। तो सीड नहीं होगा तो और खाने में अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, खाओ बस, फल की तो खा रहे थे। तो पार्थेनोकार्पी में आपको बनाना, ऑरेंजेस, ग्रेप,
इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। आर नाउ अ डेज ग्रोन पार्थेनोकार्पेटली ऑन कमर्शियल स्केल, यही कहानी हम सुना रहे थे। सेल बढ़ानी है, जिसको भी सेल बढ़ानी है तो वो उसको आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट देके किस चीज की डिमांड है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग टर्न कर। कंट्रोल ऑफ लॉजिंग इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है लेकिन पीवाईक्यू में 5-6 बार आ चुका। लॉजिंग, पहले कंडीशन समझो, व्हाट इज लॉजिंग। बहुत तेज हवा चली, बढ़िया, आप कल घूम रहे थे तब तक तो आपको हरा भरा खेत दिख रहा था, तुम लोगों में पता नहीं किसी ने खेत तक गए हो कि नहीं गए हो, बट गेहूं की खेत लगी है तो दूर तक आपको गेहूं गेहूं दिखेगा, धान अगर लगा है तो धान दिखेगा, तो सब क्रॉप क्या है, खड़े हैं और उनके टिप पे बाली, जो आप समझ लो इन्फ्लोरेसेंस है और वहां पे ग्रेन लग चुका है, तो वो टिप पे रहता है। अभी वो मैच्योर नहीं हुआ लेकिन हाँ लग चुका है। गेहूं की बाली देखिए क्या तुम, बाजरा गेहूं इस तरीके से वो रहता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारा ग्रेन लगा रहेगा। और ये लगा किस पे, स्टेम पे लगा है, सीजनल है, हर साल तो नहीं आएगा, तो स्टेम स्ट्रांग नहीं है। हवा चली जोर की, ये क्या हो गया, सब झुक गया। बारिश भी हो गई साथ में, गया किसान की मेहनत तो गई बेचारा, जितनी भी कॉस्ट लगाया था, सरकार अलग पागल है किसान, ठीक है। तो अब ये अगर यहाँ पे बारिश और पानी साथ में आया था तो यहाँ पे वाटर की लॉजिंग होगी, वाटर उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसमें अब ये वाला पोर्शन अगर झुक गया है तो ये ग्रेन तो आपका डूब गया, ग्रेन डूबा तो ये सड़ेगा, रॉटन हो जाएगा, फसल गई। ये तो हम नॉर्मल बारिश की बात है, बहुत तेज बारिश आ गई, बहुत बाढ़ी आ गई तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक। लेकिन एक लेवल तक हवा चली, थोड़ी बहुत बारिश हुई तो कुछ कुछ खेत बच जाते हैं, कुछ नहीं बचते हैं, क्यों, वो भी स्मार्ट वर्क है, क्रॉप पे डिपेंड है, उसके इंटरनल ऑक्सीजन की सिंथेसिस पे डिपेंड है, और एक्सटर्नली अगर किसान ने थोड़ा और इनपुट लगा रखा है तो उसने स्प्रे भी करा दिया होगा, समझ में आया। तो स्टेम क्या हो जाता है, मैकेनिकली स्ट्रांग हो जाता है। ध्यान रखना है इसमें कंडीशन देता है, विंड की स्पीड दे के पूछा था पहले एकदम, विंड की स्पीड अगर अब 80 माइल पर आवर चल रहा है तो ये सब नहीं बचने वाला, ऑक्सीजन कुछ नहीं करेगा, तब तो आपको पता है बड़े बड़े प्लांट भी पड़ जाते हैं, आप तो जानते हो साइक्लोन आता रहता है, अभी आया था मेरे मोहल्ले वाले सर, ठीक है। तो निसर्ग जब आया था तो अब उसमें कहो कि ऑक्सीजन स्प्रे करके जो प्लांट लगे क्रॉप लगा वो बच जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, समझ में आया बेटा। तो लॉजिंग क्या है, तेज हवा और बारिश में प्लांट का झुक जाना, कमजोर प्लांट जो आपके क्रॉप है, प्लांट में मतलब क्रॉप को आपको ध्यान रखना है, और वो पानी में डूब जाएंगे और उस वजह से क्रॉप पूरी खराब हो जाएगी। तो ऑक्सीजन से अगर ट्रीटमेंट किया हुआ है तो नॉर्मल जो हैवी रेन और हवा चली थी उससे ये बच जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग, तो ये खराब नहीं होगा, तो यील्ड बढ़ जाएगी, तो इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। In some plant, when the crop is ripe and there is heavy rain accompanied by strong wind, the plants bends, as a result of which the ear word याद रखना, प्लांट के केस में या बॉटनी में ईयर का मतलब होता है इन्फ्लोरेसेंस, gets submerged in water and decay, ठीक है, डूब जाएगा और डिके हो जाएगा। If a dilute solution of any oxide is sprayed upon young plant, the possibility of bending of plant is reduced, ये पॉइंट ध्यान देना, रिड्यूस हुआ है, ये कहीं गारंटी नहीं दे रहे हम इसके कि ये प्लांट खड़ा ही रहे, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या हुई है कि कम है, जो ऑक्सीजन से ट्रीटेड है प्लांट उन क्रॉप के गिरने के चांसेस कम है, तो भाई अच्छी बात है, प्रोबेबिलिटी पे तो दुनिया चल रही है, क्लियर। वैक्सीन लगा रहे हैं, कोरोना से बचेंगे नहीं बचेंगे वो कंडीशन पे कंडीशन वेरी कर रही है, किसी में साइड इफेक्ट भी दिख गया है, तो लेकिन फिर भी अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं, हमें 1 साल के 1.5 साल के अंदर वैक्सीन मिल गई, यही बड़ी बात है। अभी के बहुत सारी बीमारियां पड़ी हैं, अभी तक वैक्सीन नहीं आ रहा है, HIV का कोई इलाज नहीं है, कैंसर का कोई ऐसा 100% गारंटेड इलाज नहीं आ रहा, सदियों से ये बीमारियां चल रही, तो अगर कोरोना की वैक्सीन आई है तो दैट इज गुड, प्रोबेबिलिटी पे दुनिया उसको लगा रही है, समझ में आई बात। एज द स्टेम बिकम्स स्ट्रॉन्गर बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। एक फ्लावरिंग, फ्लावर का इंडक्शन, फ्लावर जरूरी है नेक्स्ट जनरेशन के लिए एंजियोस्पर्म में, ठीक है, तो हम फ्लावर का इंडक्शन करा रहे हैं। फ्लावर में आपको 2 चीजें देखनी, एक तो फ्लावर का बनना, मतलब फ्लावर को बनाना है, और उसके बाद फ्लावर मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर, तो 2 आपको पढ़ना है, एक है फ्लावरिंग, दूसरा है सेक्स एक्सप्रेशन,
वो फ्लावर मेल होगा या फीमेल होगा। और ये भी हर हार्मोन में तुम्हें थोड़ा सा एक पॉइंट ये मिलेगा, और सबका आपको ध्यान रखना है वो कौन से फ्लावर को प्रमोट करता है। तो ऑक्सिन फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। एंड जब आप पार्थेनोकार्पी बोले, ओवरी को हमने फ्रूट बनाया एंड ओवरी इज अ पार्ट ऑफ गाइनोशियम, फीमेल का पार्ट है। समझ में आई बात? तो पार्थेनोजेनेसिस एनिमल के केस में आप बोलो या लोगो प्लांट के केस में बोलो या फ्रूट के केस में बोलो, पार्थेनोकार्पी हर केस में इन्वॉल्व कौन होगा? फीमेल, फीमेल बॉडी इन्वॉल्व। तो फीमेल जब चाहिए आपको तो ऑब्वियसली फीमेलनेस को बढ़ाना पड़ेगा। फ्लावर अगर रिकॉल करो तो फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल कंप्लीट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर होता है। उसके बाद अगर उसमें सिर्फ एंड्रोशियम रिंग होगी तो उसको आप स्टेमिनेट बोलते हो, सिर्फ गाइनोशियम रिंग होगी तो उसको आप स्टिलेट फ्लावर बोलते हो, फीमेल फ्लावर। ओके, तो उस केस में क्या है? वो दोनों ही केस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। बट यहाँ पे पहला वाला जो हेडिंग है, फ्लावरिंग को प्रमोट करना, नंबर ऑफ फ्लावर बढ़ाना। ठीक, तो इन पाइनएप्पल NaA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड प्रमोट्स फ्लावरिंग। इन लेट्यूस, लेट्यूस जानते हो सैलेड में यूज होता है, ठीक है, या सैंडविच वगैरह में अगर देखोगे तो वहां पे यूज होता है। तो लेट्यूस तो आप कुछ नहीं तो पत्ता गोभी से रिलेट कर, तो आप समझ रहे हो उसका हमें क्या चाहिए? पत्ता चाहिए। पत्ता चाहिए ना, तो हम फ्लावर क्यों बनाएंगे? बर्ड पोर्शन हमें चाहिए उसकी, तो हमें उस केस में फ्लावर को डिले करा। तो अगेन ऑक्सिन क्या कर रहा है? डिलेइंग इन फ्लावरिंग कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट है, एक में प्रमोट किया दूसरे में डिले कर। लेकिन अगेन पाइनएप्पल का हम फ्रूट खाते हैं तो हमें फ्रूट चाहिए ना, तो फ्लावर बनवाना पड़ेगा। लेट्यूस की हम लीफी स्ट्रक्चर खा रहे हैं तो हम फ्लावर क्यों बनवाएंगे? वेजिटेटिव ग्रोथ को हम थोड़ा रोक के रखेंगे। चाय पत्ती, हम चाय चाहिए हमें उससे पत्ती से चाहिए तो हम पत्ती की ग्रोथ ज्यादा कराएंगे। मिनरल न्यूट्रिशन को हम एक तरफ पुश कर रहे हैं जो हमें चाहिए। ह्यूमन बहुत सेल्फिश है, ठीक है। इन कॉटन प्लांट, कॉटन क्या होता है? रुई, रुई वाला, भले ही आप कॉटन के कपड़े भी बने हो लेकिन वो आ तो वहीं से रहा है, सोर्सेज वही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी सबका अलग अलग है और कॉटन के टाइप्स बने। तो उस केस में हमें क्या चाहिए? सीड कोट का पार्ट होता है, वो सीड का पार्ट है। तो हमें फ्लावरिंग कराना है और उसको रोकना है कि वो वहां पे रुके थोड़ी देर, और सीड में जो कॉटन के थ्रेड्स है उनका फॉर्मेशन ज्यादा हो, वो शेड ऑफ ना हो जाए, क्योंकि जमीन पे गिर के तो कॉटन नहीं बनेगा। प्लांट से जब तक जुड़ा है तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस से कॉटन बन जाएगा। तो हमारा पर्पज क्या हो गया कि हमें ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में कॉटन मिल जाए उस पर्टिकुलर प्लांट से। क्लियर? तो हमारा वर्क कहाँ पे होगा? सीड पे होगा। यहाँ पे द यूज ऑफ ऑक्सिन इंक्रीज द कॉटन सीड्स प्रोडक्शन। समझ में आया? तीनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तीनों स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से वर्क कर रहे। मैंने कल ही बोला था, बहुत बच्चा वाला हार्मोन है तुम्हारे क्लास में, इसमें वैरायटी बहुत है, ठीक है। तो ऑक्सिन के भी टाइप्स बहुत है, सब में आपको जाना नहीं, बट फिर भी जो क्वेश्चन पूछे गए एटलीस्ट उतना आप कवर करें। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ हुई, परमानेंट सेल बना, परमानेंट सेल डिफरेंशिएट कर रहा है, तो वेस्कुलर बंडल जब बन रहा है तो वो बन रहा है किसके रिस्पॉन्स में? ऑक्सिन के रिस्पॉन्स। ऑक्सिन का कंसंट्रेशन वहां पे भी वर्क कर रहा है। वेस्कुलर बंडल कहाँ बनेगा? सब जगह बन रहा है, स्टेम में भी है, लीफ में भी है, पे भी है। क्लियर है बच्चों? ऑक्सिन क्या करा रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। क्लियर है? तो सेल इलोंगेशन में हिडन ही है, सेल ग्रो कर रही है, elongate कर रही है। ऑक्सिन वेस्कुलर बंडल के डिफरेंशिएशन में भी रोल कर, इंड्यूस द डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन इंटैक्ट प्लांट, कंप्लीट प्लांट, एंड आल्सो इन कैलस। कैलस याद है? एमॉर्फस मॉस ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल जो अनडिफरेंशिएटेड है, अभी उनको नहीं पता है कि उनमें रूट कहाँ से बनेगा, शूट कहाँ से बनेगा। तो उनको हार्मोन ट्रीटमेंट इन विट्रो लैब में जब हम कैलस बना है तो उस केस में भी वो जाइलम फ्लोएम को बनाने के लिए हमें उसमें ऑक्सिन के कंसंट्रेशन के वेरिएशन देने पड़े। नेक्स्ट सेक्स एक्सप्रेशन, फीमेल फ्लावर को प्रमोट कर, तो स्प्रे ऑफ ऑक्सिन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर। मतलब अब आपको डायोसियस प्लांट पे फोकस करना पड़े, जिसके मेल फ्लावर अलग होते हैं, जिसके फीमेल फ्लावर अलग होते हैं।
तो क्या बनाएगा ये फीमेल फ्लावर पे प्रमोटरी इफेक्ट है, ताकि मोर फ्लावर मोर फ्रूट का फॉर्मेशन हो। कुकुरबिटेसी फैमिली जिसमें आपका ये खीरा ककड़ी आ गया। इन मेज एप्लीकेशन ऑफ NaA ड्यूरिंग मेज कॉर्न वाला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है ना। इन्फ्लोरेसेंस, अब तुम्हें थोड़ा सा याद हो जब मैंने मोनोकॉट सीड पढ़ाया था तो मैंने एक प्लांट वहां पे दिखाया था इमेज, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर स्टाइल बताया था कि जब आप कॉर्न खरीदते हो तो जो उसमें रेशम जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज स्टाइल, और जो आप कॉर्न खाते हो वो क्या है, सीड और फ्रूट का मिक्सचर। यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्रूट लेयर एंड सीड फोम, तो वो फ्यूजन है उनका। एंड ऊपर के साइड में मैंने दिखाया था मेल फ्लावर, तो यहाँ से पॉलिनेट होके ये ग्रो कर गया होगा। तो काम आपका किससे है, इसमें। तो आप एक ऐसा प्लांट लगाए हो जिसमें मेल फ्लावर ग्रो कर रहा है और उसके बाद आपने पॉलिनेशन करा दिया इससे, इसके डिफरेंट डिफरेंट टॉप पे, तो आपका सेल तो ये करते हो, ये तो सेल होगा नहीं। बात समझ में आई। तो हमें क्या करना है, इंडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर करना है, ताकि हमारे एक डिजायर्ड खेत में फीमेल फ्लावर ज्यादा अमाउंट में रहे, और उससे हमें कॉर्न को सेल करना है, चाहे किसी भी फॉर्म में, भुट्टे आप बेचो या आप इंडस्ट्री को दे दो और वो पॉपकॉर्न का पैकेट बना के बेचे। चाहिए तो हमें नेचुरली जो प्रोड्यूस कॉर्न हुआ है, फिर से वही बात है, फीमेल प्लांट में वो प्रोड्यूस, फीमेल फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस से प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस टर्म याद कर रखना, ये फ्लावर नहीं होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है। इज इट क्लियर, समझ में आया पर्पस। चाहिए क्या, हम कॉर्न में क्या खा रहे, उसका सीड खा रहे हैं, फ्रूट और सीड वहां पे मिक्स है, ठीक है, भुट्टा जो तुम लोग खाते हो। तो हम प्लांट, अगर कमर्शियली हमें मेज पे वर्क करना है तो हम क्या बढ़ाएंगे, सीड के नंबर बढ़ाएंगे। सीड किसमें बढ़ रहा है, फीमेल फ्लावर के पूरे इन्फ्लोरेसेंस में सीड बढ़, ठीक है बच्चे। तो फिर से वही बात है, तो ये प्रमोटरी किसके लिए, फीमेल फ्लावर के लिए, इसको बोलते हैं फीमेलनेस इन प्लांट। स्प्रे ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इन कुकुरबिटा, एंड मेज के केस में NaA का एग्जांपल दिया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस डिफरेंशिएशन। अब देखो कोई जादू नहीं चल रहा है वहां पे, फिजियोलॉजी से अल्टर जरूर कर रहा है ह्यूमन, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा कि जैसे सेक्स चेंज हो जा रहा है आजकल अपन ह्यूमन में, सेक्स चेंज का भी ऑपरेशन आ गए हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट देके अगर 12-13 ईयर के एज में इंडक्शन स्टार्ट किया तो वो चेंज कर जाएगा, मेल फीमेल हो जाएगा, फीमेल मेल हो जाएगा। इस तरीके के इलाज मतलब ट्रीटमेंट आ चुके। तो अभी इनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, तो अगर हमें ये कराना है तो हम कहाँ पे करेंगे, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के बाद जब इन्फ्लोरेसेंस का डिफरेंशिएशन हो रहा था कि वो फीमेल फ्लावर की तरफ जाएगा या मेल फ्लावर की तरफ जाएगा, उस टाइम हमने मेल वाले को कन्वर्ट करा दिया फीमेल में, मेल बनने के पहले। इज इट क्लियर। तो उसके लिए ट्रीटमेंट किससे दिया गया, नैप्थेलिन एस्टिक एसिड से। कैन इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ हर्मेफ्रोडाइट, या तो मेल और फीमेल दोनों हो जाएंगे उसमें, उस बॉब में, और फीमेल फ्लावर। कभी आपने देखा है कोई कोई भुट्टे में बहुत दूर दूर पे थोड़े थोड़े ग्रेन खाली दिखते, जगह पे ग्रेन नहीं रहते, वो क्यों, क्योंकि वहां पे वो इन्फ्लोरेसेंट हर्मेफ्रोडाइट रहा, वो मेल वाले पार्ट पे तो बनेगा नहीं सीड, ठीक है। तो मेल वाला पार्ट आपको खाली जगह दिखता है एंड फीमेल वाले पार्ट पे आपको लगा रहता है कौन। एक तो ये रीजन होता है, और दूसरा अगर वो इन्फ्लोरेसेंस में ग्रोथ नहीं किया है तो भी उस जगह का गिर जाएगा। क्लियर है बच्चा। दिस दस ऑक्सीजन कॉजेज फीमेलनेस इन प्लांट, इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी में दिया होगा। नेक्स्ट है हीलिंग। जैसे हमें चोट लगती है वैसे हो सकता है किसी ने कुल्हाड़ी चला के निकल ली है, तो प्लांट को भी तो चोट लगा, प्लांट को भी वुंड होता है, तो उसको हीलिंग प्रोसेस कौन कराने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन। कैसे हील होगा, आपकी स्किन कैसे हील होगी, सोच के बताओ। ग्रोथ होती है ना, कट लगा तो फिर से वहां पे धीरे धीरे ग्रोथ होता है, पहले तो ब्लड फ्लो रुकेगा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं पढ़ाऊंगी, ब्लड फ्लो रुकेगा, उसके बाद वहां पे धीरे धीरे आप देखते हो कि टिश्यू जनरल, एक दो दिन आपने हंडी प्लास्ट वगैरह लगाया, छोटा चोट है तो घर पे ही लगाना स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे आप उसको हवा में ऐसे खुला छोड़ देते हो और वहां पे आपको पिंक कलर की लेयर बनती हुई दिखती, ठीक है। फिर वो उस पर ब्राउन कलर की पपड़ी जमती हुई दिखती। अगर जो बच्चों को तो बहुत इसमें भी बदमाशी करने का मन करता है, हाथ हाथ जाते क्योंकि वो खिंचता है, सूख रहा है, ड्राई हो रहा है,
तो वहां पे बार बार अननोइंगली आपका हाथ जाता है और आप वो रब करके खींच देते हैं। तो आपने कभी ऐसा किया है तो यू ऑब्जर्व दैट कि वो पार्ट आपका व्हाइट रह जाए, व्हाइट रह जाएगा। आप उसको 6 महीने 1 साल भूल जाओ, तो धीरे 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 अपना कलर चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपने वही उसको नहीं हटाया होता तो 4-5 दिन में नेचुरली ब्राउन कलर का आपके स्किन टोन पे वो आके और अपना गिर जाए। ये डिफरेंस होता है, इसलिए वहां पे हमेशा क्रीम वगैरह मॉइस्चराइजर अप्लाई करके रखना होता है, क्योंकि वो जो इचिंग हो रही है दैट इज नेचुरल। वो खिंच रहा है, ड्राई हो रहा है, ड्राई हो रहा है तो उसका वाटर खत्म हो रहा है, तो वो ब्राउन कपड़े जले के केस में ये बहुत होता है। ठीक है, मेरे भी हाथ में बहुत सारे मार्क है जिसको मैंने खुजलाई है, जैसे मार्क है, ये जिंदगी भर ऐसे ही रह जाएगा। इसको पता नहीं, अभी 2-3 साल तो बीत चुका है। एक मेरे पैर में मार्क है, स्कूटी से चोट लगा था, उसमें भी क्या पक गया था, फिर मैं उसको बार बार हटा, हो गए मार्क है 3 साल से। तो अपने आप वो हील हो जाता है, तो वो 1 महीने में बिना स्कार के चला गया। हल्के फुल्के कट की बात करो, बहुत बड़ा कट आ गया तो उसका निशान रहता ही है। लेकिन वो टिश्यू वहां पे बनेगा, हील हो जाता है, जैसे ऑपरेशन वगैरह में। ठीक है, तो ऑपरेशन के जो सीजर्स लगते हैं, जो कट होते हैं, डिलीवरी होती है, तो वो सब मार्क लाइफ टाइम रहता है। ठीक है बच्चा, तो नेचुरल इंजरी, नेचुरल तो नहीं, एक्सीडेंटल इंजरी हुई उसको हील कराने में ऑक्सीजन हेल्प करता है, प्रमोट कर रहा है हीलिंग। अफेक्टेड थ्रू ऑक्सीजन इंड्यूस डिवीजन कैसे करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेल, नई सेल वहां पे ऐड करेगा, तो जो बची कुची सेल है उनको परमानेंट को अगेन टर्न कर देगा मेरिस्टेमेटिक में। क्या हो जाएगा, डी डिफ्रेंसिएशन, एंड देन मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेंगे, उस पोर्शन के टिश्यू बना देंगे री डिफ्रेंसिएशन से। The cells around the injured area. The chemical was formed by name traumatic acid. ये ध्यान रखो, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑक्सीजन को इस केस में क्या बोला गया, ट्रोमेटिक। जैसे आपने हॉस्पिटल में सुना होगा ट्रॉमा सेंटर, एक्सीडेंटल केस डायरेक्ट ट्रॉमा सेंटर में जाते हैं। रोड एक्सीडेंट का केस हुआ तो ऐसे नहीं कि उसका लाइन लगी है तो वहां पे ले जाएंगे, लाइन लगेगा, नंबर आएगा, उनका डिपार्टमेंट ही अलग है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह में। ठीक है, तो वो क्या, वहां पे जो स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर है वो ट्रॉमा से डील करते हैं। उनको सबसे पहले वाटर के लिक्विड, बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करना है, कितना ब्लड लॉस हुआ, कितना लिक्विड है, बीपी कैसा जा रहा है उसका, पल्स रेट क्या जा रहा है, ये सब वो मेजर करके कंडीशन को सस्टेन करेगा। फिर सर्जरी पे सर्जरी डिपेंड्स कि कैसा उसका, कोई एक्सीडेंट से गया तो ऑब्वियसली टूटा फूटा ही जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है। तो ट्रॉमा सेंटर की तरफ, मैं तो कहती हूँ हॉस्पिटल में बहुत रही हूँ, तो ट्रॉमा सेंटर की तरफ आप जाओगे ना तो आपका पूरा लाइफ ही लगता है कि चेंज हो जाए। तब मन करता है कि डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है। तब आता है कि भाई ये हो क्या है। अब इट डिपेंड, कोई डर भी जाता है वहां पे, खून खून क्योंकि चारों तरफ हर पेशेंट वैसा ही दिखेगा, किसी का मुंह टूटा है, किसी का सर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है। ठीक है, एक तो मैंने देखा था उसका पेट में चोट था तो इंटेस्टाइन ही पूरा बाहर की तरफ आ रहा था, तो वो बहुत पेशेंस चाहिए। तो सब डॉक्टर ही के ही अंदर होता है, नॉर्मल लोग तो वॉमिट करके मर जाए। ठीक है बच्चा, तो ट्रॉमा उसी तरीके से, ट्रॉमा वर्ड से ही आया, ट्रॉमेटिन आपके काम की चीज ही है। कहानी कहानी पे ध्यान नहीं दे। ट्रॉमेटिन किसका नाम है, ऑक्सीजन का, क्योंकि वो हीलिंग कर रहा है एक्सीडेंटल इंजरी के केस में। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कुल्हाड़ी चलाना ही नहीं है, कोई जानवर गया ग्रेजिंग कर गया उस जगह पे, उसको जानवर ने तो फूड समझ के खाया, लेकिन वो जो लीफ वहां से कट हुई, जो ग्रेस हुई, वहां पे उसको इंजरी हुई, प्लांट को इंजरी हुई। आपने खुशी खुशी किसी को गुलाब देने के लिए तोड़ दिया, वहां पे प्लांट तो इंजर्ड हो गया। समझ में आया, तो प्लांट के लिए वो ट्रॉमा है। नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ रखा है, कहाँ रहेगा, लेग्यूमिनेसी प्लांट में। नोड्यूल का फॉर्मेशन रूट में, रूट नोड्यूल बनेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन चाहिए आपको, उस सभी केस में भी ऑक्सीजन प्रमोट करता है। रेस्पिरेशन, अगेन मेटाबॉलिक, इतनी सारी चीजें हाई चल रही थी तो आपको एटीपी ज्यादा चाहिए, एटीपी ज्यादा चाहिए तो रेस्पिरेटरी रेट ऑक्सीजन मेंटेन करा देगा, जितना चाहिए उतना पहुंचता रहेगा। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच एंड बीवर्स, ऑक्सीजन में इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इनडायरेक्टली थ्रू इंक्रीज सप्लाई ऑफ एडीपी। आपको पता है जब भी एटीपी फॉर्म होगा तो एडीपी चाहिए मैक्सिमम केसेस में, ऑक्सीजन वाले में तो चाहिए ही। बाकी आपने क्या देखा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो किसी सबस्ट्रेट में एक जैसे अपन ने कहाँ पे बात किया, ग्लाइकोलिसिस में देखा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन,
तो उसके पास दो फॉस्फेट ग्रुप थे, एक को ले लिया एडीपी ने और एटीपी बन गया। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से आ जाए या साइटोप्लाज्म से आ जाए, लेकिन एडीपी इज कॉमन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एडीपी तो चाहिए, तो एडीपी की सप्लाई को मेंटेन करें। कैसे एडीपी की सप्लाई मेंटेन हुई? प्रोसेस मेटाबॉलिक हाई चल रही थी, मेटाबॉलिक हाई चल रही है तो ट्रांसपोर्टेशन हाई चला होगा, ट्रांसपोर्टेशन चला होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, बहुत सारा एटीपी यूज हो रहा है चारों तरफ, सेल के अंदर एंजाइम सिंथेसिस में यूज हो रहा होगा। प्रोसेस ऑलरेडी हम कह रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन हाई है, चल रहा है, तो एटीपी यूज भी हो रहा होगा, एटीपी प्रोड्यूस भी हो रहा होगा। तो उन सभी केस में क्या हो रहा है, जहां जहां एटीपी यूज हुआ एटीपी का जनरेशन रीजनरेशन हो रहा है, तो एटीपी की सप्लाई हाई हो गई। कितने हुए? 13। अच्छा, ओके। अब आज अपने एनसीईआरटी पे, अब इसमें से कई सारे फंक्शन आपको यहाँ लाइन बाय लाइन दिखेंगे, लेकिन उनको समझने के लिए आप पहले ही बाहर गए, ठीक? अभी आपको इजी लगे। ऑक्सीन टू ग्रो, ये लाइन आप अंडरलाइन कल ही कर चुके थे, मतलब बता दिया था मैंने। पहला क्वेश्चन है, ग्रीक वर्ड है न कि लैटिन वर्ड, was first isolated from human urine। ऑक्सीन, ठीक है, ह्यूमन यूरिन में मिला था, कहानी सुना दी थी कि डाइजेस्ट नहीं होगा, तो मेटाबॉलिक वेस्ट की तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू किडनी से यूरिन में कंसेंट्रेशन मिलेगा आपको ऑक्सीजन का। कहां से आइसोलेट किया गया, तो पता चला कि ये कुछ ऐसा है जो प्लांट के वेजिटेबल सोर्स से ह्यूमन बॉडी के अंदर है, ठीक है। द टर्म ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA and the other natural and synthetic compound having certain growth regulating properties। सभी के पास जो रहेगा ऑक्सीजन टर्म आप उसको लिए यूज कर रहे हो जो सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग फैक्टर के साथ, ये कॉमन चीज, ये तीनों हार्मोन के लिए सेम लाइन है। दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एपाइसिस, एपेक्स पे, शूट एपेक्स या रूट एपेक्स। प्रायोरिटी किसको दोगे आप? शूट एपेक्स पे, ऑक्सीजन के लिए शूट एपेक्स। Auxin apices of the stem and root from where they migrate to the region of their action। इसी चीज को आपने पढ़ा, पोलर मूवमेंट को शो कर, वेसिपिटल एंड एक्रोपिटल, ठीक है। इजी लग रहा है भैया? कल पढ़ चुके हो ये सब। एंड देन ऑक्सीन लाइक आईए एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड, तो मैंने बोला था आईबीए का फुल फॉर्म लिखा हो, आईबीए इंडोल ब्यूटारिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। तो आईबीए आपको कंडीशनल ध्यान रखना है, इट इज बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। NaA नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, लिखना भूल गया है एनसीईआरटी, लिख लेना, आर सिंथेटिक ऑक्सीजन। All these oxygens have been used extensively in agriculture and horticulture practices। खेती गृहस्थी में यूज हो रहे हैं, खेती में यूज हो, ठीक है। सारे अभी देखे आपने, कई सारे एस्पेक्ट पे बात किया मैंने। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, रोज वाला एग्जांपल जो दिया मैंने, ठीक है। इनिशिएट रूटिंग, रूटिंग मतलब रूट है नहीं, रूट का फॉर्मेशन, यहाँ लिख लेंगे रूट फॉर्मेशन। रूटिंग का मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर बोल जाओ, रूट नहीं है जहां पे, वहां पे रूट का बनना। इन स्टेम कटिंग मेथड, कोई कलम का बनाना। An application widely used for plant propagation vegetatively। Auxin promote flowering, example पाइनएप्पल दिया हुआ है, मेल और फीमेल की बात नहीं किया, जस्ट फ्लावर बढ़ाने तो पाइनएप्पल का केस किया, यहाँ पे आप फीमेल फ्लावरिंग को प्रमोट करता है वो चीज लिखो। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, जो आपने देखा प्री डेवलप प्री मैच्योर्ड फ्रूट को फॉल डाउन होने से रोक रहा है। बट प्रमोट, ये मार्क कर लेना, स्टार मार्क लगा लेना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट, ओके। कैसे प्रमोट करता? उस जगह से मूव हो जाएगा, कंसंट्रेशन एब्सिशन, ऑक्सीजन का लो हो गया तो ऑक्सीजन का लो कंसंट्रेशन एब्सिशन को प्रमोट करता है, ठीक है बच्चे। इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड, लैटरल बर्ड की ग्रोथ को रोक रहा है, फिनोमेना इज एपिकल डोमिनेंस, सेकंड फंक्शन पे। रिमूवल ऑफ शूट टिप नोन एज डिकैपिटेशन,
यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। अब वो लैटरल बर्ड पहले से वहां थी, लेकिन एपिकल डोमिनेंस की वजह से वो ग्रो नहीं कर रही थी, तो उसको कैप को हमने हटा दिया, एपिकल बर्ड हट गया उससे, और वो डिकैपेसिटेशन प्रोसेस के बाद अब ग्रो क्या करेगा, लैटरल बर्ड ग्रो कर जाएगा। इट इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन। ध्यान रखो इसको मार्क करके, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और आपने समझा भी। टी प्लांटेशन हेज में कोई घना आपको स्ट्रक्चर ही बनाना है और उस जगह पे आप क्या यूज करोगे, वहां पे एपिकल कटिंग करते हैं। जैसे आपने वो देखा, नाम भूल गई मैं प्लांट का, गार्डन वगैरह में डेकोरेशन में बहुत यूज होता है, उसको हिंदी में तो उसको मोरपंखी का प्लांट कहते हैं। उसको एक शेप दे दो, बड़े बड़े आप कहीं का भी देखो, ताजमहल देख लो, ऑनलाइन डालो, या आप संसद भवन कहीं का भी देखोगे तो वहां आपको रोड के किनारे प्रॉपर एक शेप में प्लांट दिखेंगे एक जैसे, वो वही है, ठीक है, ग्रो करता जाए। उसकी कटिंग से मेंटेन किया, कहीं कहीं पे इसको मोर के आकार का कटिंग देते जा रहा है, तो अब वो रोज उनका क्या काम है, लाके इनको कट ही कर, जितना भी एक्स्ट्रा ग्रोथ इस शेप से बाहर आया उसको वो कट कर देंगे, तो ये हेजिंग हो जाती है। आप चाह रहे हो कि वो किस डायरेक्शन में घना हो, कैसा वो बने, तो डेकोरेटिव पर्पज से यूज होता है। तो हेज मेकिंग, कैन यू एक्सप्लेन वाई, कर चुके हैं पहले, ठीक है। लैटरल ग्रोथ आएगा, कमर्शियल यूज है। लीफ के टी वाले केस में आपको लीफ चाहिए, इसलिए आप ह्यूमन के रीच के ग्रोथ में ही लीफ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो, तो आपने उसका लैटरल बर्ड ग्रो करा। ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, एग्जाम्पल इन टोमेटो, टोमेटो यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, टोमेटो में भी आप देख रहे हो जो मार्केट में इस वक्त है, एक्चुअली वो जेनेटिक इंजीनियर टोमेटो है, तो वो दोनों के एग्जाम्पल में आ जाता है, और उसमें सीड बहुत कम होता है, अगेन या तो नहीं होता है या तो बहुत कम होता है। पहले वही चीज, देसी टमाटर में क्या होता है, सीड ज्यादा होता है, देसी टमाटर थोड़ा खट्टा होता है। कच्चा टमाटर ऐसे नॉर्मल तो बच्चे लोग तो नहीं खा पाते, ठीक है, एकदम वो नींबू जैसा बीटर तो नहीं, लेकिन समहाउ खट्टा होता है। लेकिन पक्का टमाटर इस मार्केट वाले टमाटर से मीठा होता है, तो टमाटर की चटनी बहुत बनती थी पहले, अब तो इसका स्वाद ही वैसा नहीं आता, तो लोग थोड़ा बनाते होंगे तो कम बनाते। दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड। अब यहाँ पे देखना, वीडीसाइड पूछेगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि आप प्लांट को डिवाइड करते हो, छोटे क्लास से पढ़े होगे, ट्री, हर, श्रब, पढ़ा हुआ है। यहाँ कहीं वीड तो लिखा नहीं, वीड इज कलेक्टिव टर्म विच इज अनवांटेड, अनवांटेड प्लांट को आप वीड बोल, और क्रॉप नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली ट्री नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके खेत में लगा भी है मैंगो का ट्री, तो आप उसको तो वीडिसाइड स्प्रे करके नहीं हटा सकते, तो वो वीड नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना, हर और श्रब के कलेक्टिवली अनवांटेड कंडीशन को आप क्या बोलते हो, वीड। एनसीईआरटी ऊपर हर्बिसाइड लिखा है और नीचे लिखा है वीड फ्री लॉन, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीज है। ऐसी वीडिसाइड जो हर्ब को टारगेट की वो क्या हो गई, हर्बिसाइड। ऐसी वीडिसाइड जो श्रब को टारगेट करेगी वो हो जाएगा श्रबिसाइड, और कलेक्टिवली वी कॉल देम वीड। अनवांटेड है तो वो वीडिसाइड हो जाएगा। 2,4-D widely used to kill, ये अंडरलाइन कर लेना, डाइकॉट weeds does not affect mature monocot plant। तो आपका वीट हुआ, राइस हुआ, ये सब क्या है, मैच्योर monocot। It is used to prepare weed-free lawn by gardeners and crop by farmers। Auxin also controls xylem differentiation, जो आपने vascular bundle का देखा, तो xylem और phloem दोनों को करता है, एनसीईआरटी सिर्फ xylem की बात की है। एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये क्या हो गया, हीलिंग वाला। तो कई सारे तो फंक्शन आपको मिल गए वन लाइनर में, लेकिन ये आप सिर्फ ऐसे पढ़ते तो आपको समझ में नहीं, और यहाँ पे आपको लॉजिंग इफेक्ट नहीं मिला, वो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप नोट्स में ऐड करें, ठीक है, समझ में। अब ये एक इमेज दिया हुआ है, फर्स्ट वाला क्या शो कर रहा है, एपिकल डोमिनेंस को, क्योंकि एपिकल पोजीशन पे बर्ड। सेकेंड वाले में देखो आपने एपिकल, ये कहोगे ये भी अपेक्स नहीं बेटा, ये साइड में है, लेटरल है ना, तो एपिकल वाला कट हो गया, कट हो गया तो तुरंत लेटरल ग्रोथ से एक ब्रांच निकल, ठीक है। यहाँ से ये सब डोमिनेंसी की वजह से नहीं ग्रो कर रहे थे, लेकिन अब सब जगह से ब्रांचिंग आ, तो ये क्या हो गया, डीकैपिटेशन, डीकैपिटेशन।
ओके, अ प्लांट विद एपिकल बड इंटैक्ट ए है, एंड प्लांट विद एपिकल बड रिमूव, नोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स इनटू द ब्रांचेस आफ्टर डीकैपिटेशन। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है एनाटॉमी में, लीफ प्रिमोडियल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। ठीक है, इससे वेस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट, इससे एपिडर्मल का डेवलपमेंट, ये सब ये इमेज आप इसका डिटेल देखोगे तो एनाटॉमी में था। तो प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन पहला हमने कंप्लीट कर लिया, ऑक्सीन। क्लियर है? कुछ पूछना है यहाँ पे? ब्रेक चाहिए? रिक्वायरमेंट है, वैसे ही सो रहे हो। चाहिए? नहीं चाहिए तो आगे बढ़। अब एक टर्म, एक आप इंस्ट्रूमेंट नोट डाउन करो, ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर, अब फिजिक्स में आपने पुली वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं? पढ़ा दिए? तो आप वहां पे इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते, या आप छोटा सा कुएं से पानी निकालने वाला एग्जांपल समझ सकते। तो जैसे जैसे बाल्टी ऊपर आ रही है, आप इधर से पुश करते हो, बाल्टी इधर से ऊपर आ रही है, तो उसी तरीके का आप समझ के रखो। लेकिन दिस इज नॉट अ कुआं का पानी, नॉट अ बकेट, इतना हैवी वेट से ये इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बहुत स्मॉल ग्रोथ से भी इसमें रीडिंग में चेंज आनी चाहिए, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को देखना है। ठीक है, तो जहां से अपन ने इंट्रोडक्शन में ग्रोथ में बात की थी कि ग्रोथ इज द रिजल्टेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज, लेकिन हम प्रोटोप्लाज्म को मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसके किसी न किसी इम्पैक्ट को स्टडी करते, मॉर्फोलॉजिकल, लेंथ को, साइज को, वेट को, नंबर को, इसको अगर हम देख रहे हैं तो हम कहते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम में ग्रोथ हुई। समझ में आया? तो यहाँ पे भी उसी तरीके से क्या है, अभी ये बंधा हुआ है, अगर ये लीफ ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली इधर वेट ज्यादा होगा, तो ये रीडिंग आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये रीडिंग जो चेंज होगा, अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट लगाया, मंडे को लगाया और वो वेडनेसडे को वॉच कर रहा है, तो ये 2 दिन में ये रीडिंग इनिशियल से कहाँ गई वो उसको मिल जाए। आपके काम का क्या है, सिर्फ ऑक्सेनोमीटर। ठीक है, ये क्रेस्कोग्राफ है, जो हमारे ही साइंटिस्ट जगदील, मतलब इंडियन साइंटिस्ट जगदील जेसी घोष, जगदीश चंद्र बसु, घोष जहाँ पे भी आता है उनको हिंदी में अपन बसु बोलते, तो जगदीश चंद्र बसु जी ने डिस्कवर किया था, और ये आज भी यूज्ड है। और ये प्लांट फिजियोलॉजी के जाने माने इंडियन साइंटिस्ट है, जिनको वर्ल्ड ने भी रिकॉग्निशन दिया था। लेकिन क्रेस्कोग्राफ का एक ड्रॉबैक है कि ये सभी प्लांट पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका क्या है फिनोमेना, आपने कार्बन पेपर देखा है? कार्बन पेपर अभी नीचे कभी फीस देते होगे तो ऊपर की स्लिप और नीचे एक कार्बन बीच में रख के एक उसका कॉपी बन जाए, तो दैट इज वाई ऊपर जो भी आपने पेन से लिखा वो नीचे उसका प्रिंट चला। तो क्रेस्कोग्राफ भी वर्क करता है उसी तरह। ये पूरा एक सिस्टम है, जितना ये ग्रोथ होगा ये ऊपर की तरफ ये इसको खींचेगा, अगेन वही पुली वाला है, और ये बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब 10,000 टाइम ये इसकी रीडिंग एक्यूरेट मानी जाए, लेकिन ये भी हर जगह अप्लीकेबल नहीं हुआ। जहां पे है वहां पे आज भी यूज होता है, एक्सपेरिमेंट में, लेबोरेटरी में रहता है। तो ये देखो आप, ये पूरा सिस्टम है, इस ब्रांच को, इस ब्रांच को, इस ब्रांच को, एंड कलेक्टिवली ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इसका लास्टली टेंशन इस पे गया, तो जो भी इधर ग्रोथ होगा उसके अकॉर्डिंग ये व्हाइट वाले पोर्शन पे एक प्रिंट आ जाए। तो इनिशियल एंड बाद में जो नए प्रिंट आएंगे उससे आप मेजर कर सकते हो कि कितना ग्रोथ हुआ। इसको बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, तो एक ऑक्सेनोमीटर हो गया, एक क्रेस्कोग्राफ हो गया, एक आपकी वाली तरह आप खड़े होके जैसे दीवार पे अपनी हाइट मार्क करते जाते हो हर साल, बर्थडे के दिन मार्क करते हैं बच्चे लोग, तो वो क्या होता है, हमने डायरेक्ट मेथड ले लिया, अपनी हमारी दीवार कांस्टेंट रहेगी, हमारी हाइट अगले साल पिछले साल कितनी थी और एक साल में कितनी बढ़ी, तो डायरेक्ट मेथड हो गया। आपने मंडे को स्केल लिया और मेजर किया कि लीफ की साइज क्या है, लिख लिया आपने 4 सेंटीमीटर है। वेडनेसडे को फिर से मेजर किया और लीफ की साइज 6 सेंटीमीटर आ गई, तो 2 सेंटीमीटर का ग्रोथ हमने डायरेक्ट किसी भी मेथड से ऑब्जर्व किया। तो नेक्स्ट हार्मोन देखना है अपने को, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की डिस्कवरी पे बात हो चुकी है। ठीक है, जो डिजीज था बकाने डिजीज था, फुली सीडलिंग डिजीज थी, जो साइंटिस्ट थे वो क्यूरोसन, एंड अगेन इट इज सेरेपेंडेटिक डिजीज की स्टडी हो रही थी और मिल गया उनको जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, अब जिब्रेलिक एसिड यहाँ पे क्वेश्चन कई है कि फंजाई कौन है, ये है फंजाई, प्लांट कौन है, राइस। ठीक है, साइंटिस्ट कौन है, क्यूरोसेवा,
बकानी डिजीज किस में हुई है? प्लांट में हुई है। किसकी वजह से हुई है? फंगल ग्रोथ से हुई है। साइंटिफिक नेम क्या है? फिजेरियम मोनेलिफॉर्म। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने 4-5 अभी बोला, ठीक है। अब इसमें क्या है, वही फुलिश डिजीज है। आपको किसान यहाँ पे बेवकूफ बन रहा है, वो अच्छा अच्छा प्लांट उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ देख के सीड को लाया और वो सीड उससे अगले जनरेशन में बने नहीं ज्यादा, तो यील्ड कम हो गई। तो फुलिश डिजीज ऑफ, इसको बोलते हैं सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस। ओके, तो फंजाई से आइसोलेट किया गया कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो इसमें रोल प्ले किया। वो मिला कि ये प्लांट के अंदर ये फंगल इन्फेक्शन से ये केमिकल गया। अब देखो कोई ऐसी डिजीज होती ना, रॉट डिजीज या ट्यूबर डिजीज, तो वो प्लांट में दिखता। अब इसने तो प्लांट की ग्रोथ करा दी, ठीक है, तो वो डिजीज की तरीके से नहीं दिख रहा था। तो जब वो सीड नहीं बने तो पैटर्न को पकड़ा गया कि ये प्लांट दिखने में अच्छा है, हेल्दी है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, लेकिन इसमें सीड क्यों नहीं बन रहा है। तो स्टडी का डायरेक्शन चेंज हो, समझ में आएगा। तो इसने क्या किया, इंटरनोडल इलॉन्गेशन कर रहा था वो फंजाई वहां पे, जिब्रेलिक एसिड को सिंथेसाइज कर। फिर देखा गया कि नॉर्मली अगर जेनेटिक्स ये है कि टॉल प्लांट है, ठीक है, जेनेटिक्स में अपन पढ़ेंगे टी जीनोटाइप होता है, ये छोटी क्लास में 10th में थोड़ा बहुत पढ़े हो। तो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड डोमिनेंट रेसेसिव, ये टर्म पता है, डोमिनेंट रेसेसिव, ठीक है। जैसे आपके मम्मी और पापा से एक कैरेक्टर के लिए दो जगह से जीन आ रहा, ठीक। अब वो जाइगोट में आप में जब एक्सप्रेस हुआ तो कभी सुने होंगे आंखें इसकी मम्मी जैसी है, ठीक, हाइट इसकी पापा पे चली गई, व्हाट इज दैट? दैट इज द जेनेटिक्स। ये एक्सप्रेस होता है कि आंख का कलर आपका और मम्मी का कॉमन चला गया, इसका मतलब आंख का जीन मम्मी से और पापा से जो आया था उसमें मम्मी वाला डोमिनेंट निकल गया, दोनों से नहीं मैच कर रहा है, कहीं दादा से, परदादा से, बुआ से मैच कर गया, ऐसा भी होता है। तो उसमें क्या था, वो उनके केस से रेसेसिव आया था, हमें हमारे में आके वो डोमिनेंट होके एक्सप्रेस हो, ये वो होता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है, कभी कोई भी लिंक नहीं निकलती है, एकदम ही अलग दिखते हैं बच्चे। तो दैट इज डिपेंड ऑन की कितनी फ्रिक्वेंसी क्या कंबाइन। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जो टॉल प्लांट की जेनेटिक्स है, कैपिटल टी की, तो वो नेचुरली उनकी हाइट क्या है, ज्यादा हो रही, एंड जो ड्वार्फ प्लांट की टेंडेंसी है वो नेचुरली उनकी हाइट क्या है, कम है, वो ड्वार्फ छोटे, क्लियर। तो नेचुरल जो बड़े हो रहे थे इसमें भी इसका मतलब कुछ तो था जो इसी तरीके से काम कर रहा है। तो उसको जब प्लांट से आइसोलेट किया गया तो जिब्रेला के ही नाम पे जिबेन रिंग, केमिस्ट्री में उसको जिबेन रिंग बोलते हैं, एंड उस रिंग पे एसिड जुड़ जाता है तो जिब्रेलिक एसिड हो जाता है, एंड उस हार्मोन को भी क्या बोल दिए, जिब्रेलिन। क्लियर, इतनी बात कहानी समझ में आई? नाउ बैक आ जाओ थोड़ा सा। जिबरेलिन और वीकी एसिडिक हार्मोन, ऑक्सिन क्या था, वीक एसिड हार्मोन वो भी है, ठीक है, एसिडिक हार्मोन वो भी है। हैविंग जिबेन रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज केमिस्ट्री ऑफ जिब्रेलिक एसिड। क्यों आप उसको जिब्रेलिन बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे जिब्रेलिन रिंग होता है, जैसे मैंने बोला पायरोल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर, तो कुछ केमिस्ट्री के रिंग है वो उसमें वहां केमिकल स्ट्रक्चर में दिख गया, तो इसको क्या बोला अपन ने, जिबेल, विच कॉज सेल इलोंगेशन। ये ऑक्सिन वाले पैटर्न पे नहीं वर्क कर, ये पूरा का पूरा, जैसे नोड यहाँ है, ये वाला सेकंड नोड यहाँ है, नोड 1, नोड 2, जिब्रेलिक एसिड से ट्रीटमेंट दिया गया, नोड 1 की तो जगह नहीं बदलेगी ना, ये नीचे से ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ इलोंगेशन हो गया और नोड 2 यहाँ चला गया, तो इंटरनोडल इलोंगेशन होता है। क्वेश्चन है बेसिक इसका ये है कि जिब्रेलिक एसिड विद ऑक्सिन यहाँ पे वर्क किया, ऑक्सिन सेल टू सेल ग्रो करा रहा था और जिब्रेलिक एसिड पूरी उसकी एरिया को बढ़ाने में हेल्प करता, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि जो ड्वार्फ प्लांट था उसकी जेनेटिक्स थी स्मॉल टी की, जब उसको जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कर दिया गया उसका फिनोटाइप हो गया टॉल, तो उसका जीनोटाइप क्या, अभी जेनेटिक्स पढ़े नहीं हो लेकिन इतनी बात हमने इसीलिए की ताकि तुम थोड़ा सोच सके, व्हाट विल बी द जीनोटाइप। चलो एग्जांपल हम और देते हैं, शायद रिलेट कर पाओ। मम्मी की आंखें तो आ गई, अब हम तुम्हारी बात नहीं करें किसी और की बात करें, ठीक है।
किसी को मम्मी की आंखें मिली थी लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी आंखों की रोशनी में आंख में इफेक्ट हुआ उस एक्सीडेंट से, उसने आई ट्रांसप्लांटेशन प्रिफर कर लिया, उसने आई ट्रांसप्लांट करा। ना उसका जेनेटिक्स आई का क्या हुआ, चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। मम्मी के अंदर के जीन नहीं उसके चेंज, उसकी पूरी की पूरी आई चेंज, तो फिनोटाइप चेंज हुआ है। तो जिसका जीन आया, जिससे आई जिसकी ट्रांसप्लांट हुई थी, उस आई के सेल के अंदर उसके जीन्स हैं, मम्मी वाला चेंज नहीं होगा, मतलब बाकी स्ट्रक्चर मम्मी वाला ही है। समझ में आई बात? तो इसका आंसर होता है जीनोटाइप उसका स्मॉल टी ही रहेगा, लेकिन ड्यू टू जिब्रेलिन एक्शन उसको टॉल फिनोटाइप मिल गया है, बट जीनोटाइप कैपिटल टी नहीं रहे। ये बात लिख लो, ध्यान रखना, जेनेटिक्स के टाइम में मैं पूछूंगी कि बताया था वहां पे क्या रीजन है। समझ में आ गया? तो सेल elongation ऑफ इंटैक्ट प्लांट इन जनरल एंड इंक्रीज इंटरनोडल लेंथ ऑफ जेनेटिकली dwarf plant that is corn or pea in particular। अब आप देखो, सुगर केन का कमर्शियल यूज सोचो, क्या लेते हैं अपन? लीफ खाते हैं क्या? नहीं। क्या ले रहे हैं? गन्ने का जूस पिया है, क्या है वो? फ्रूट स्टेम लीफ स्टेम। तेज बोलो, इसमें क्या डाउट, स्टेम है ना? तो स्टेम में क्या है? नोड और इंटरनोड। तो अगर हमने गन्ने के इंटरनोडल इलॉन्गेशन कर दिया तो गन्ने का साइज बढ़ गया, बिकेगा मार्केट में कि नहीं बिकेगा? बिकेगा ना, बड़े बड़े मोटे मोटे गन्ने आ रहे हैं तो भाई ले जाओ। शुगर अंदर कंटेंट कैसा है वो नहीं देखना अपने को, बट गन्ने का साइज अच्छा दिखता है। तो इंटरनोडल इलॉन्गेशन वहां पे आपका इम्पैक्ट किया कमर्शियली। तो जिब्रेलिक ये फंजाई था आपका, रियल इमेज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। ये जिबेन रिंग है, सीओएच ग्रुप को फोकस करना, कभी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, अब पहले आ चुका है ये सब पीएचयू पीएमटी वगैरह में, तब पेपर होते थे मुझसे। ओके बच्चा, ये कहानी हो गई। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज और तुम मार्क करके रखना कि डिस्कवरी जो डिजीज की स्टडी चली थी वो 1926 में चला था, लेकिन नेचुरल जिब्रेलिन तक जाने जाने में 1961 आ गया। ओके, तो जो क्रॉस साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्चुअली में जिब्रेलिक एसिड का जिबेन रिंग और ये सब स्टडी कर लिया था, केमिकल बैकग्राउंड, केमिस्ट्री बैकग्राउंड। Nowadays, 105 plus gibberellins have been identified from different group of plants. नेचुरल ज्यादा होते हैं जिब्रेलिन, मेनी ऑफ देम अकर नेचुरली इन प्लांट। बट इस तरफ ध्यान गया एक्सीडेंट का, ठीक है, कि वो राइस अलग क्यों हो रहा था वो देखने में उस पर ध्यान गया। तो फिर ये पाया गया कि ओके, तो जो टॉल प्लांट होते होंगे सेम जीनस के अलग अलग जगह पे, उससे किस तरीके से हम मतलब सेम स्पीसीज के, जैसे हम कहें कि राइस, तो राइस में ब्रीड अलग हो सकती, लेकिन वो राइस तो राइस ही रहे ना बच्चा। तो जीनस स्पीसीज कई जगह कॉमन होते हैं, सब स्पीसीज अलग होती है। तो जब भी मैं बोलूं तो इसमें कंफ्यूज नहीं हूँ। तो सेम स्पीसीज की अलग अलग सब स्पीसीज कैसे लंबी छोटी हो रही है, तो उस सब की स्टडी स्टार्ट हुई। तो इसमें एक अच्छा खासा आप देख सकते हो 30 से 40 साल लग गया, और तब पाया गया कि नेचुरली प्लांट के अंदर भी जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और उसको आइसोलेट कर नेचुरली इन प्लांट। जिब्रेला फ्यूजिकरी जो फंजाई था उसमें इटसेल्फ 15 टाइप के जिब्रेलिन प्रेजेंट। दिस इज अगेन क्वेश्चन, all the different type of gibberellin known so far had gibbane skeleton। रिंग का उसका बैकग्राउंड है, ठीक है, मतलब जिबेन रिंग कॉमन है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, ये कॉमन रहेगा, तभी वो एसिड है। COH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड आर एसिडिक इन नेचर। ये क्वेश्चन है, जिबेन स्केलेटन, फंजाई का नाम, साइंटिस्ट का नाम, नोडल इलॉन्गेशन, ये सब इसके प्राइम क्वेश्चन जो कई बार पूछे जा चुके हैं। और टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन में जो अबंडेंट है दैट इज GA3, इसका केमिकल फॉर्मूला भी एम्स में पूछा हुआ है, C19S22O6। एक बार ये इमेज भी आई हुई, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ आपको अभी के लेवल पे ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें कभी होता है ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठा के दे। तो जिबेन रिंग को पहचानना है आपको कैसे, 1 2 3 4, ओके, एंड इट कंटेन्स COOH।
जिबेन रिंग ये इसका स्केलेटन होगा। कोई इंसान की हाइट कितनी है वो उसका मसल नहीं डिसाइड करता, उसकी बोन डिसाइड करती है, ठीक है। कोई कितना मोटा है वो उसकी बोन नहीं डिसाइड करती, वो उसके मसल्स और फैट का डिपोजिशन डिसाइड। तो GA3 मोस्ट कॉमन है। जिब्रेलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट इन लीव्स ऑफ बर्ड। यहाँ पे पोलर मूवमेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। लीफ में बन रहा है डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट का मेन हार्मोन सेलुलर लेवल, सेल बनने के बाद डिफरेंशिएशन में वर्क कर रहा है, दैट इज द ऑक्सिन। लेकिन अगर आप लेंथ की बात करोगे तो वहां पे ऑक्सिन के साथ वर्क कर रहा है जिब्रेलिन। देखो ये साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है, ग्रोथ चल रही है प्लांट की। तो ऐसा नहीं होगा कि आज तुमने प्रोटीन पाउडर खाया तो कुछ और खाओगे ही नहीं। दाल रोटी भी खाओगे ना, चावल भी खाओगे, आज बाहर चाउमीन खा लिया तो भले ही कुछ नहीं खाओ। लेकिन आप ग्रोथ के रिलेटेड बात करो तो आपका एक फेज बीता होगा जब आप 5 साल के रहे होगे तो आपकी डाइट अलग रही होगी, आप 10 से 12 साल वाले में अलग हो, अभी आप थोड़े अपने मन के हो गए होंगे। लेकिन अगर मम्मी लोग की बात मानो तो आप थोड़ा सा 20 साल तक सुनते रहोगे क्या खाना है क्या नहीं खाना। इन सब का इम्पैक्ट आपकी एक्टिविटी, आपकी फिजियोलॉजी पे पड़ता है, जिसका असर आपको 40 साल के बाद दिखता है। जैसे कल ही मैंने बोला था मुझे बचपन में निमोनिया हुआ था, इसलिए मैं सेंसिटिव हूँ वेदर चेंज से, ओके। तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत इम्यून सिस्टम मेरा स्ट्रॉन्ग। अभी तक मुझे स्पैक नहीं लगा कि मैंने बड़ी पढ़ाई की। तो मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, ऐसा कोई मान नहीं है मुझे अपनी पढ़ाई का। जितना मैं कर सकती थी उसका 10% किया अपने लिए, तो मुझे चश्मा फिर भी नहीं लगा, ठीक। तो एक पैटर्न होता है, बॉडी कैसी आपको न्यूट्रिशन दी गई उससे बॉडी डेवलप हो जाती है। एक जेनेटिक्स होती है, एक जेनेटिक ही वीक चली आ। जैसे केरल साइड के लोग अलग हैं, अगेन उत्तरांचल पहाड़ी लोग अलग होते हैं। आप देखो जनरली जैसे हमारे भी निसर बिहार में जो राम भैया है जो गार्ड है वो नैनीताल के साइड के हैं, उत्तराखंड साइड से। तो आप जनरली देखोगे वो लोग बहादुर बहादुर कॉमन उनके लिए नाम यूज किया जाता है, वो वहीं से आते हैं। हाइट में थोड़ा छोटे हुए, स्ट्रॉन्ग बहुत होते हैं, बड़े बड़े वजन इधर से उधर उठा के फेंकते रहेंगे, काम करते रहेंगे, थकते नहीं दिखेंगे, चलते बहुत तेज है। इस तरीके का भी एक ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे बड़े हो गए तो ह्यूमन के अंदर ह्यूमन में क्या क्या डिफरेंस है वो भी आ गए। कश्मीर के साइड के लोग हैं, अलग ही गोरे होंगे, एकदम आप कंफ्यूज हो जाओगे, ब्राह्मण है मुस्लिम है, ठीक है, देख के उनको नहीं पहचान सकते। तो इसका टॉर्चर भी उन लोगों को बहुत झेलना पड़ता है। पढ़ने आए हैं हमारे ही साथ थे, हमारे बैच में 3 कश्मीरी थे भोपाल में। जब भी कुछ होता है तो उनको रूम खाली करना पड़ जाता, मुझे ये सब बहुत बुरा लगता। मेरे को कास्टिज्म तो बहुत बुरा लगता, कास्टिज्म और आपका धर्म वाला, इसमें तो मैं सख्त खिलाफ। मतलब अगर मेरे अंदर कभी पावर आ रही तो मैं इन सब चीजों को तो जीरो कर दूं, लेकिन अपने यहाँ वो कहते हैं ना कोई चीज इतना रूट पे धंस गया है कि अगर आप यहाँ जीरो करने जाओगे लोग आपको मार के फेंक देंगे। इतने यहाँ पे अंधभक्त और सारी चीजें पड़ी हुई हैं अपने कंट्री में कि धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे, मतलब हिंदू को हिंदू से लड़ा देंगे जात पात हो गया, हिंदू मुस्लिम को लड़ा देंगे धर्म हो गया। तो एक प्रॉपर जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा रूट तक इफेक्ट कर चुकी है हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे हम जो बात आपको समझाना चाह रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू कि अगर वो डेवलपमेंट कर रहा है तो जिब्रेलिक एसिड कहाँ कहाँ ज्यादा अमाउंट में होगा, वो वर्सेटाइल है। एक सीड की ग्रोथ से ही वो स्टार्ट हो गया। तो जब एब्सिसिक एसिड का क्वेश्चन आता है, एब्सिसिक एसिड सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा था, तो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले कौन सा हार्मोन आगे आएगा, दैट इज जिब्रेलिक एसिड, ओके। वो ऑक्सिन नहीं, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है जिब्रेलिक एसिड, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। बर्ड में, एम्ब्रियो में, रूट टिप पे, यंग एपिकल लीव्स में, शूट टिप पे, सीड में, इन सभी जगह पे जिब्रेलिक एसिड की सिंथेसिस होती है। ऑक्सिन में हमने क्या देखा, टिप पे बन रहा है एंड ट्रांसलोकेट हो गया, ओके। विदाउट जाइलम फ्लोएम वो ट्रांसलोकेट हुआ था पार्टिकल पोर्शन से। यहाँ पे क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम के डेवलपमेंट होने के बाद वो जाइलम फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होगा। और जाइलम फ्लोएम नहीं है, जैसे हम सीड के स्टेज में बात करें तो यहाँ तो जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, तो इस केस में वो क्या करेगा, सेल टू सेल डिफ्यूजन आर ट्रांसपोर्टेड ग्रेडुअली इन द प्लांट अपरेंटली मूविंग पैसिवली। आपको ये याद रखना है कि ये ऑक्सिन के कंपेयर में, मतलब एक प्लांट के बनने के बाद, डिफरेंशिएशन के बाद ये जाइलम और फ्लोएम वाले रास्ते से जाते हैं। जब मैंने बताया था
कि एसेंट ऑफ सैप से ब्लीडिंग से सैप को कलेक्ट किया गया, तो उसमें हमने देखा कि क्या क्या एक्सक्लूड हुआ, उस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है। तो हमें वाटर मिनरल के अलावा हार्मोन वहां पे मैंने बताया हार्मोन भी मिले, तो मिल कैसे रहे, वो तो नॉन लिविंग है प्राइम, उसमें आया है, इसका मतलब वो कहीं से सिंथेसाइज होके आया था। एसेंट ऑफ सैप बोला है, इसलिए मैंने एकदम आंख बंद के मान लो कि नॉन लिविंग है, हमने फ्लोएम की बात ही नहीं बोली, मेरे सेंटेंस में कहीं फ्लोएम नहीं था, तो फोकस किया करो हम क्या बोल। दैट्स वाई इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, नॉन पोलर, ऐसा नहीं है कि एपेक्स पे सिंथेसाइज होके बेस की तरफ जा रहा है या रूट एपेक्स से ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉन पोलर, ये ध्यान रखना, कंपैरेटिव क्वेश्चन है। एंटी जिब्रेलिक, आपको किसी की हाइट नहीं बढ़ानी है तो उस जगह पे आप क्या करोगे, एंटी जिब्रेलिक ट्रीटमेंट दे दो। अगेन वही बात है, बोनसाई वगैरह प्लांट आपने सुना है, इन सभी में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी एपिकल डोमिनेंस को डिकैपिटेशन कर दो। एक छोटे से गमले में बरगद का पेड़ बना दिया, नींबू का पेड़ बना दिया और उसमें नींबू लग भी रहे, आम का पेड़ बना दिया, तो नेचर के तो अगेंस्ट हो गया बोनसाई, ह्यूमन मेड, ओके, लेकिन वो सब वही नॉलेज पता चल गई तो खेलते खेलते कुछ कुछ का कुछ बनाते रहते हैं। तो मैलिक हाइड्रोजाइड काम की चीज, फॉस्फोन डी 2 बार आ चुका है, एंड ये फुल फॉर्म याद रखना, कोरो पोली क्लोराइड, CCC, दिस इज एंटी जिब्रेलिक, मतलब आपको जिब्रेलिन का ग्रोथ नहीं चाहिए उस प्लांट में, और वेजिटेटिव ग्रोथ को आप रिड्यूस करके चाहते हो वो फटाफट से रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाए, उस केस में आप उसको ट्रीटमेंट किससे दे रहे हो, एंटी जिब्रेलिन। अब सीड में नहीं देगा कोई ये बेटा, ग्रोथ के टाइम नहीं देगा, ये देगा वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने के लिए, मतलब एक नॉर्मल लेवल तक आपका प्लांट आ चुका है और उसको आप फ्लावरिंग में भेजना चाहते हो कि फटाफट आप जिब्रेलिन काम बंद करें, नहीं तो हाइट ही बढ़ाते रहेगा, तो उसको फटाफट अपन को रिप्रोडक्टिव फेज में भेजना है, तो उस केस में एंटी जिब्रेलिन यूज होता है। बायो एसिड, ऑक्सीजन का क्या था, कौन सा टेस्ट है, अवेना कर्वेचर टेस्ट, ओट प्लांट में देखा गया था कोलियोप्टाइल को शूट टिप को रिमूव करके, एंड यहाँ पे भी जो मैंने आपको एग्जांपल कहानी सुना दी जेनेटिक्स वाली, वही ऐसे है, जिब्रेलिक एसिड का कंसेंट्रेशन दे दे के हम देख रहे हैं कि ये ड्वार्फ प्लांट है, इसकी जेनेटिक्स कहती है कि ये 2 मीटर की हाइट से बड़ा नहीं होगा, लेकिन जिब्रेलिक एसिड के ट्रीटमेंट से कितना दिया क्वांटिटेटिवली, हमने कितने जिब्रेलिक एसिड को एक्सपोज किया है यहाँ पे, और उससे प्लांट को एक्सपोज किया जिब्रेलिक एसिड में, उससे उसकी हाइट 2 मीटर से कितनी ज्यादा गई, ये है बायोएस। ऐसे के ट्रीटमेंट नहीं जानना है, बस नाम आपको काफी। सेम वे में बार्ली एंडोस्पर्म बायोएसिड, बार्ली यू नो, बार्ली जानते हो तुम लोग सब लोग, ये माल्ट प्रोडक्शन अल्कोहल फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, दवा भी बनती है, ठीक है। एंडोस्पर्म भी जानते हो, एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए, तो इस टाइम आपको पता है कि यार ग्रोथ और डेवलपमेंट जो चलेगा उसके लिए भी जिब्रेलिक एसिड का एक्टिव होना जरूरी है, तो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं बार्ली के एंडोस्पर्म का और उससे देख रहे हैं कि कितने अमाउंट में उसको फर्क कर। नाउ फंक्शन देख लेते फटाफट और फिर एनसीईआरटी के फंक्शन देखें। स्टेम इलांगेशन कुछ बताना है नहीं, इंटरनोडल इलांगेशन आपको क्लियर रहना चाहिए, कंपेरेटिव ऑक्सीजन और जिब्रेलिक एसिड का पूछा जाएगा, वहां आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। जब जिब्रेलिक एसिड बात कर रहे हो तो आप ओवरऑल प्लांट की लेंथ की बात कर रहे हो, इसके अंदर ऑक्सीजन का काम हिडन है बेटा, ऑक्सीजन के साथ ही जिब्रेलिक एसिड वर्क कर रहा है, क्योंकि सेलुलर लेवल पे जो एक्सपेंसिव प्रोटीन को बढ़ाना है, यूज करना है, वो तो ऑक्सीजन ही कर रहा है, लेकिन हम प्लांट लेंथ की बात कर रहे हैं तो आपको जिब्रेलिक एसिड को प्रायोरिटी देना होगा। इंटरनोडल बात कर रहे हैं तो आप ऑक्सीजन नहीं बोले, ऑक्सीजन छोटा हो गया बात, जिब्रेलिक एसिड वो इंटरनोडल इलांगेशन करा रहा है। लीफ एक्सपेंशन, वही छोटी बड़ी लीफ का बनना, किसी की भी लीफ का एक्सपेंशन डिसाइड करता है कि उसका फोटोसिंथेटिक एरिया कितना होगा, ठीक है। जैसे आपने पाइनस के केस में मैंने एडॉप्टेशन में बताया, लिडिल लाइक लीफ, उसकी एडॉप्टेशन, हाई क्यूटिकल एडॉप्टेशन है, सब एडॉप्टेशन है, लेकिन अगर नॉर्मली खुशी खुशी किसी को खाना पीना बनाना है तो बढ़िया अच्छा मॉडलर किचन प्रेफर करेगा कि चूल्हा चौके पे खाना बनाए, नहीं करेगा ना, लेकिन बनाना ही है, खाना खाना ही है तो वो भी करने को तैयार है, क्योंकि उसकी स्ट्रेस कंडीशन अलग है, क्लियर है बच्चे, उसी तरीके से चीजें।
तो लीफ का एक्सपेंशन फेवरेबल है, लेकिन अगर एक्सपेंशन होने से ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ गया और उसको पानी की कमी है तो वो इस लीफ को रिड्यूस करे। तो लीफ एक्सपेंशन अपने आप में पॉजिटिव चीज है। इन मेनी प्लांट्स लीफ बिकम ब्रॉडर एंड elongated when treated with gibberellic acid. This lead to increase in photosynthetic area which finally increase the height of plant. अब कैसे ये हाइट ऑफ प्लांट से रिलेट कर गया? बात वही है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करेगा तो सुक्रोज चाहिए, सुक्रोज कहाँ से आएगा? फोटोसिंथेसिस से आएगा। तो हाइट कितनी बढ़ेगी? जितना उसका सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, जितना उसका फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो बेसिक फिजियोलॉजी तो एवरीवेयर रहेगी। इंटरेस्टिंगली, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिब्रेलिक एसिड शोज नो इफेक्ट ऑन रूट। अब इसको आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्यों नहीं होगा बताओ? रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होते। बाद में भी एक्टिव होता है। शूट सिस्टम और रूट सिस्टम में पहला सिस्टम जो आएगा वो शूट सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि वो स्टोर फूड से जनरेट हो रहा है और फिर उसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने लगी और पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन में रूट का फॉर्मेशन हो, वो एक डिफरेंट रीजन। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना, देखो प्लांट बन गया तो भी तो हम, जैसे हमने ड्वार्फ प्लांट की मॉर्फोलॉजी चेंज कर दी, तो वहां तो रूट बन चुकी थी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होते। तो इंटरनोडल इलोंगेशन करो, मतलब इसका जो फंक्शन का साइट है वो नोड डिपेंडेंट है, दो नोड के बीच में कर रहा है। तो नोड मार्जिन है, जैसे आप देखते हो ना कि क्रिकेट का ग्राउंड है तो उसकी बाउंड्री डिसाइडेड है। अब सिक्स कितना लंबा लंबा सिक्स गया उस बाउंड्री के बाहर है तो वो सिक्स है। ऐसा नहीं कि किसी के 8 रन मिल जाएंगे, बचपन में भले ही ले लेते थे कि ये अट्ठा है, छक्का भी नहीं है, ये अट्ठा, ठीक है, इसका तो हमें 8 रन मिलना चाहिए। लेकिन रूल ये नहीं कहता, एक बाउंड्री के बाहर है तो वो सिक्स। समझ में आ रही बात? तो बाउंड्री डिसाइड कौन कर रहा है? नोड, और वो नोड अब्सेंट होते हैं रूट में। इज इट क्लियर? रिवर्सल ऑफ डॉर्फिस ये तो देख ही लिया अपन ने, लेकिन जेनेटिक्स उसकी क्या रहेगी? कॉर्न पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जेनेटिक्स उसकी क्या रहेगी? ड्वार्फ प्लांट की ही रहेगी। अच्छा, एक चीज और यहाँ जेनेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि नेचर में एवोल्यूशन और जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक? ट्वेल्थ का सबसे बढ़िया चैप्टर है एवोल्यूशन और जेनेटिक्स। तो एवोल्यूशन जो हुआ है नेचर में, उसमें धरती पे सबसे पहले जो अपना पहला आया, ह्यूमन भी आया होगा, तो ऐसे एसी के रूम में तो पैदा नहीं हुआ होगा, जंगलों में आया, ठीक है। तो उसको एडवर्स कंडीशन मिली, उसको खाना कपड़े के लिए फाइट करना था, उसकी मम्मी पका के नहीं दे रही थी, उसको पता भी नहीं उसकी मम्मी को। तो समझो तुम कि जो पहला ह्यूमन आया होगा वो भी स्ट्रेस कंडीशन में आएगा, जो पहली फिश आएगी वो भी स्ट्रेस कंडीशन में आएगा, पहला लॉयन स्ट्रेस, पहला रेप्टाइल स्ट्रेस, हर कोई अपने स्ट्रेस कंडीशन में आया था और उस स्ट्रेस कंडीशन में वेरिएशन लाके उसका एक फेवरेबल कंडीशन आ गया और फिर वो ग्रो कर रहा है अपने, मतलब वो भी ग्रो कर रहा था लेकिन रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन हाई चली गई। इज इट क्लियर? जैसे मैं तुम्हें एक बात बताई थी कल, पता नहीं तुम लोगों से बोला या किससे बोला, अगर आप लॉयन के नंबर की बात कर रहे हो तो लॉयन के नंबर ऐसे नहीं बढ़ जाएंगे कि आपके गली गली के कुत्ते की जगह शेर चीता ले। तो देयर इज अ नेचर बैलेंस, एक रिस्ट्रिक्शन है। लॉयन भी मैमल है, हम लोग भी मैमल है, हमारी प्रोजनी अलग तरीके से ग्रो कर रही है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे अलग है, लेकिन पूरे इंडिया में हजारों की संख्या में लॉयन शेर बचे। इंडेंजर्ड स्पीसीज है, क्यों? रिप्रोडक्शन तो चल रहा है उसका, लेकिन नेचर ने क्या किया? रिस्ट्रिक्शन लगा। अगर वो कुत्ते बिल्ली जैसे ग्रो करते तो हम ग्रो नहीं करते, ठीक है, वो हमारे प्रीडेटर है, शिकार करेंगे। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से क्या है, जेनेटिक्स में जो पहले आए थे वो क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे, वो वाइल्ड थे। तो आप जब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ोगे या हॉर्टिकल्चर पढ़ोगे, वहां पे हम कई सारी टेक्निक को मिक्स बताएंगे और मिक्स भी कराएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको जैसे सपोज मैं शुगर केन का एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि एक शुगर केन आपको थोड़ा बहुत पता हो तो चीनी में अपना कंट्री जो है वो निर्यात कर, एक्सपोर्ट कर, बाहर बेचता है, तो मतलब अच्छे खासे अमाउंट में अपना शुगर केन प्रोड्यूस होता है। और वो भी यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इस साइड में शुगर केन ज्यादा होता है, यूपी उसमें हाई होता है। तो यूपी एमपी में जो शुगर हो रही है वो कैसी है? क्वालिटी से हाई, समझ लो।
लेकिन अगर आप साउथ साइड में जाओगे तो वहां पे स्ट्रेस कंडीशन को डील करने वाली कंडीशन वाले शुगर ज्यादा है। अब आप चाहते हो कि आपके पास ऐसी शुगर हो जाए, ऐसा शुगर केन आ जाए जिसमें स्ट्रेस कंडीशन साउथ वाली आए और प्रोडक्टिविटी यूपी वाली आ जाए, नॉर्थ वाली आ जाए। तो आपको क्या करना होगा, एक जगह से पॉलन ग्रेन, एक जगह से एग, ठीक है, मतलब एक जगह का फीमेल फ्लावर। अब शुगर केन के केस में फ्लावर नहीं होता, इवोल्यूशन में खत्म हो चुका है, शुगर केन ह्यूमन मेड। तो आपने क्या किया, दोनों क्रॉप के जीन्स के कॉम्बिनेशन कर, जो वहां पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था और जो यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा था, इससे जो प्रोजेनी बनेगी, मतलब ए इज सुपीरियर फॉर स्ट्रेंथ, समझने की कोशिश करो, ऐसी बहुत टफ चीज नहीं बता रहे हैं, एंड बी इज सुपीरियर फॉर ईल्ड, है ना। इन दोनों को मिला के जो आपने बना लिया वो था सी। तो सी कैसा हो गया, मोर सुपीरियर देन पेरेंट, नेचर में नहीं था, ह्यूमन ने जनरेट कर दिया। तो बहुत सारी क्रॉप ह्यूमन वेलफेयर में ऐसे भी प्रोड्यूस हो चुकी है, समझ में आ रहा है। तो ये जो स्ट्रेंथ वाली चीज थी ना, ये आपको कहाँ मिलती है, ये वाइल्ड वैरायटी में मिलती है, एडवर्स कंडीशन में जो ग्रो कर रहे होंगे आज भी, समझ में आई। अब नॉर्थ में एग्जांपल मैंने क्यों दिया आपको कि नॉर्थ में वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन ज्यादा है। नॉर्थ के लोगों का कॉम्प्लेक्शन आप देखोगे न बहुत कश्मीर जैसा है, न बहुत साउथ जैसा है, गोरे लोग भी मिल जाएंगे, सांवले लोग भी मिल जाएंगे, और गेहुए कलर के मैक्सिमम रेंज में मिलेंगे। ह्यूमन स्किन वगैरह आपको पढ़ना है, कलर वगैरह वहां पे। अभी ये ध्यान दो कि उसकी जो जेनेटिक्स है, वाइल्ड से कल्टीवेशन में जब वो चेंज हुआ तो ये कैसे हुआ, म्यूटेशन से हुआ। इसलिए जेनेटिकली जो ड्वार्फ है वो रियल नहीं होता है, वो होता है म्यूटेंट। याद रहेगी क्या इतनी बार, वैसे तो हम बताते ही रहेंगे, 20 बार बताएंगे। सिर्फ आपको समझना ये था कि जो ह्यूमन, अभी देखो तुम इसको अपने पे अप्लाई, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, चलो कंटेंट है, सुबह इतना भी नहीं खत्म किया था, हुआ था जब, ठीक है। तो एक एग्जांपल देती हूँ कि आप दो दोस्त हो, जस्ट एज्यूम करना है ना, मैं किसी की फैमिली के बारे में कुछ कह रही हूँ ना किसी को कुछ कह रही हूँ। दो दोस्त हो, एक थोड़ा सा टफ कंडीशन से फैमिली बिलोंग करती है और एक बड़ा ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वाला है, गाड़ी के नीचे पैर ही नहीं रखता है, घर में उसको नौकर लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है। लेकिन दोनों का जब सिलेक्शन हुआ ना, दोनों पहुंचे हॉस्टल। हॉस्टल का जब खाना खाना पड़ेगा ना, तो वो जो टफ वाला था वो पढ़ेगा भी, जिएगा भी, खुश भी रहेगा। और ये जो मम्मी डिपेंडेंट, और मतलब मम्मियां दोनों जगह थी, लेकिन जिसको एकदम इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन से रोका गया लाड प्यार के नाम पे, उसकी फिजियोलॉजी बॉडी की चेंज हो चुकी। अब मेडिकल कॉलेज उसके लिए घर में नहीं आए, उसको 6 महीने तो लगेंगे एडजस्ट करने में। 6 महीने में या तो वो कॉलेज छोड़ के आ जाएगा, या तो बहुत ही टाटा बिरला होगा तो उसके लिए अलग से वहां कैंटीन खोल देंगे उसके मम्मी पापा। ठीक, समझ में आई हम बात क्या बोल रहे हैं। तो दिस इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आई थी, दोनों ह्यूमन थे, लेकिन जब उसका इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन अलग अलग तरीके से हुआ तो एक टफ था, एक थोड़ा सा नाजुक हो गया। ये इम्यून सिस्टम में हम आपको पढ़ाई। तो जो टफ वाला है ना, वो गली मोहल्ले चलते चलते चाट पकौड़ी पानी पूरी सब कुछ खाते चले। जो ये कमजोर वाला है वो बढ़िया एकदम, जब तक मैगडी का बर्गर नहीं खाएगा तब तक उसका खाना कंप्लीट नहीं होगा। समझ में आ रही है क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी अडॉप्टेड हो चुकी है। तो ये सभी जो वेरिएशन होते हैं बेटा वो म्यूटेंट होते हैं। आई थिंक अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया तो भी ये जेनेटिक्स है, यहाँ का पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, टॉल वाला आपका वाइल्ड था, टॉल्ड में जब म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन जेनेटिक चेंज बोलते हैं इसको, तो ड्वार्फ प्लांट धरती पे आए। इतनी तो बात समझ में आ गई। बाकी अपन जेनेटिक्स में दोबारा देखें। Bolting and flowering. This is again not given in NCERT and very important term. Commercially हम बताते हैं, आपको जल्दी समझ में आए। ये क्या है, रोजेट प्लांट बोलते हैं इनको, जिसका एग्जाम्पल आप देख रहे हो कैबेज। पत्ता गोभी अब आपको ठेले पे इस तरीके से रख दी जाए तो आप इसको खरीदोगे या इसको खरीदोगे, ए है ये बी है, कौन से खरीदोगे। पत्ता गोभी की आपको सब्जी बनाए, ए खरीदोगे, क्योंकि आपका ब्रेन सेट है, यही होता है पत्ता गोभी, ये क्या कर दिया। ठीक है, ग्रेप्स के केस में आपका ब्रेन सेट है कि बड़ा बड़ा अंगूर है तो मतलब अच्छा हो, आप उसको खरीद के ले आए। लेकिन ऐसी पत्ता गोभी अगर ठेले पे रखी है तो आप इसको नहीं खरीदो,
तो ये भी एक्सपेरिमेंट में बोल्टिंग इफेक्ट से पत्ता गोभी में मॉडिफाई किया था, लेकिन ह्यूमन ने उसको सेल नहीं हुआ तो ये टर्मिनेट हो गया, वो मार्केट में नहीं आता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हुआ बेटा, ये बर्ड है, ये लार्जेस्ट बर्ड है, प्लांट किंगडम की लार्जेस्ट बर्ड कली, दैट इज पत्ता गोभी, कैबेज। ओके, अब इसके अंदर नोड इंटरनोड होंगे। अगर इसको जिब्रेलिन से ट्रीट कर दिया गया तो इंटरनोडल इलांगेशन हो गया, बर्ड क्या बन गया, क्रिसमस ट्री बन गया। समझ में आई बात? हाँ, और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन इसी तरीके से हम कई चीजों में इसको इंडक्शन जिब्रेलिन का इफेक्ट देखते हैं। तो बोल्टिंग इफेक्ट का रोजेट प्लांट में इफेक्ट आपको क्लियर दिखता है, जिसमें कैबेज और हैंडबेन आ जाता है। सच प्लांट शो रिटार्डेड इंटरनोडल ग्रोथ। जैसे मैंने तुम्हें फ्लावर के केस में बताया, तो मैंने क्या बताया था, 4 नोड इवोल्यूशन में रिड्यूस हो गए और 4 रिंग बन गई, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। तो नोड कहाँ है चारों के, यहाँ चले गए, थैलेमस पे रिड्यूस्ड हो चुके हैं। उसी तरीके से ये क्या बोल रहा है, रिड्यूस इंटरनोडल ग्रोथ है। तो आप देखो कभी पत्ता गोभी की आप पत्ती निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, तो आपको उसमें एक बीच में स्टॉक मिलेगा। ठीक है, और उसपे कई सारे आपको स्कार मिलेंगे जहां जहां से आपने निकाले। ऊपर वाला मीठा भी होता है थोड़ा, वो यूज भी कर लिया जाता है सब्जी। लेकिन ये वाला पोर्शन पत्ता गोभी में इतना बड़ा नहीं मिलेगा, फूल गोभी में आपको ये स्टॉक ज्यादा मिलेगा। फूल गोभी इज इन्फ्लोरेसेंस, और ये क्या है, ये लीफी बर्ड है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे इंटरनोड, अब हमने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि नोड वाले रीजन पे लीफ होता है, ब्रांच होता है, इंटरनोड वाले रीजन पे नहीं होता। इसका मतलब आप इतना जो थिक एकदम पत्ता गोभी देख रहे हो उसमें बहुत सारे नोड होंगे, उसको आपने इलांगेट करा दिया तो इस तरीके से बन। अब एक क्राफ्ट होता है स्कूल में, खूब सारे कलर के रिबन या पेपर को रोल करते जाते हैं, रोल करते जाते हैं, फिर साइड से ऐसे कट करते हैं उसको और फिर ऐसे खींच देते, तो बड़ा से ट्री जैसा बन जाता। किया गया किसी ने? किया है ना? जिसने भी किया अच्छी बात है, वही आप समझ लो, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डालो। अदरवाइज आप देखना, थोड़े आप कलरफुल जो पेपर आते हैं उनको लेना, पतले वाले, ये क्राफ्ट वाले आजकल जो डिजाइनर आ गए वो नहीं, एकदम खुद ही वो लोहे जैसे बोर्ड जैसे आप, तो पतले वाले वो जिससे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ट्रायंगल स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, पहले डेकोरेशन में यूज होता है, इस तरीके अलग अलग कलर का। तुमने भी सजाया होगा। अभी इसमें लगा हुआ है, पतित पावन मंदिर में लगा था, पता नहीं 1 साल पहले मैं गई थी तो मुझे ये भी बड़ा अट्रैक्ट किया था। तो अंदर उसमें पूरा लगा हुआ है, पेपर की क्राफ्ट है वहाँ। तो उन सभी केसेस में स्कूल में कभी कभी ऐसे ही अच्छे वाले लोग आ जाते थे बाहर से, वो इस तरह की बुकलेट एक देते थे और कुछ क्राफ्ट करवाते। तो इसमें साइड में जब रोल किया, रोल के बाद एक बड़ा सा आपका मोटे रोल बन गया जो कलरफुल है, उसको आपने यहाँ से कैंची से कट किया। अब इसी में से आपको एक को पकड़ के खींच देना, तो वो पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, इंटरनोडल इलांगेशन समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं बोल्टिंग। एंजाइम फॉर्मेशन देखो बेटा, अब मेज का मोनोकॉट सीड स्ट्रक्चर याद करो, एलिरोन लेयर है, स्प्राउटिंग का फिनोमिना याद करो, इम्बिप्शन याद, ये सब पढ़ा हुआ, जितने टर्म मैंने लिए ये सब पढ़े हुए। इम्बिप्शन, स्प्राउट का बनना, बेस का एलेरोन लेयर, शील्ड होना, स्कूटेलम होना, ये सब आपने पढ़ा हो। हाँ, तो अगर मेज या कोई भी ग्राम का सीड है उसको आपने स्प्राउट बनाया, तो वहां पे वो जो बॉक्स के अंदर, जो हमारे डब्बे के अंदर वो ग्रो नहीं कर रहा था, वो पानी पाते ही कैसे उसमें ग्रोथ आने लगी। इसका मतलब देयर इज सडन मेटाबॉलिक चेंजेस हुई, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गया, वो सीड जो डॉर्मेंसी में था वो एक्टिव हो गया। वही मैंने आपको बताया कि जिब्रेलिक एसिड सबसे पहले वहां पे सीड डॉर्मेंसी के ब्रेक करेगा। कैसे करेगा? एलिरोन लेयर प्रोटीन रिच लेयर थी। अब एक सिंपल सा फिनोमिना है, भाई जो चना रखा था उस चने को आप कच्चा क्यों नहीं खा रहे? और आप ये बोल रहे हो स्प्राउट में प्रोटीन ज्यादा होता है, कहाँ से आया ये प्रोटीन? पानी में तो नहीं मिलाया था वो। पानी तो जो हम नॉर्मल लेते हैं उसी में रात में भिगो दिया था, और अगले दिन वो चना में अंकुर हो गया, एक दिन और रखा उसमें स्प्राउट बढ़िया अच्छा से निकल गया, फिर हम खा रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि स्प्राउट बहुत प्रोटीनेशियस होते हैं। साइंस क्या है इसके पीछे? साइंस यही है कि अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी से प्रोटीन का फॉर्मेशन बढ़ गया।
जो प्रोटीन एलुरोन लेयर में डिपॉजिट था उसको तोड़ा गया और नए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट हो गए। दैट्स व्हाई स्प्राउट में प्रोटीन कंटेंट हाई होता है कंपेयर टू ड्राई सीड। ओके, एलुरोन लेयर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग बार्ली शीट एंड सीरियल ग्रेन्स स्टिमुलेट्स। इसमें क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइसोसोम पढ़ाते वक्त भी बताया है, मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करेगा प्रोटीएज, अमाइलेज को एमाइलोन को डिग्रेड करेगा कार्बोहाइड्रेट को तो एमाइलेज, लाइपेज को लिपिड को करेगा तो लाइपेज। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये कहोगे कि मैडम डाइजेस्टिव एंजाइम वहां कहाँ है, प्लांट में कैसे डाइजेशन सिस्टम आ गया? बेटा जहां पे भी माइक्रोमोलिक्यूल टूट के बायोमोलिक्यूल के माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, उन सभी एंजाइम को अपन कलेक्टिवली हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं एंड दे आर डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, जब उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में कहते हो तो आपको एडजस्ट हो जाता है और यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाते हो। काम तो वो वही कर रहा है, लिपिड को ब्रेक कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया, प्रोटीन को ब्रेक किया। ठीक है, विच हेल्प टू मोबिलाइज स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। सभी स्टोर न्यूट्रिएंट जो उसके थे वो मोबिलाइज हो जाएंगे और रेडिकल वाले साइड पे और प्लेमियर वाले साइड पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेकिंग ऑफ डोर्मेंसी बता दिया मैंने, एब्सिसिक एसिड जो डोर्मेंट कर रखा है उसको ब्रेक करता है जिब्रेलिक एसिड। ओवरकम द नेचुरल डोर्मेंसी ऑफ बर्ड, ट्यूबर, सीड एंड अलाउ देम टू ग्रो। इन दिस फंक्शन जिब्रेलिन एक्ट एंटागोनिस्टिकली टू एब्सिसिक एसिड। ध्यान रखना, इस अपोजिट है तो ऐसे लिख लो, ADA डोर्मेंसी प्रमोट करता है एंड जिब्रेलिक एसिड ब्रेक करता है, ब्रेक डोर्मेंसी। तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक। ये ज्यादा होगा तो डोर्मेंसी चलेगी, ये ज्यादा होगा तो डोर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन पूछता है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन किस एक्टिविटी में, वो भी ध्यान रखना। अभी जब सब हो जाएगा तो एक बार हम इसको रिवाइज कराएंगे। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी। सेम ग्रेप वाला जो एग्जांपल लिया था वो यही सेम दिखाया था। तो पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करेगा बोथ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिक एसिड, दोनों में से एक को चूज करना है तो जिब्रेलिक एसिड। ध्यान से सुनो, यही क्वेश्चन गलत होते हैं या इसी में तुम लोग को लगता है कि दो ऑप्शन सही हो, तो दो में किसको प्रेफरेंस देना है। पार्थेनोकार्पी जिब्रेलिक एसिड भी कराया, ऑक्सिन भी कराया, लेकिन जिब्रेलिक एसिड मोर है कैपेबल टू दैट, मोर इफेक्टिव दैट ऑक्सिन। ठीक है, फॉर इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी इन फ्रूट पर्पस वही है, सीडलेस फ्रूट बना लेना। एप्लीकेशन हैज आल्सो रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज फ्रूट। इलोंगेशन भी करा रहा था, ये भी ग्रोथ करा रहा था, फ्रूट का डेवलपमेंट कराएगा एंड बंच लेंथ इन सीडलेस ग्रेप, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल में ये दिखाया है। सेक्स एक्सप्रेशन, ऑक्सिन फीमेल फ्लावर को प्रमोट कर रहा था, जिब्रेलिन मेल फ्लावर को प्रमोट करता है। तो मेलनेस इन प्लांट, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर either in place of female flower in monoecious plants such as cucurbits or in genetically female plants like cannabis and cucumis। एग्जाम्पल नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट इतना याद रहना। फ्लावर कौन सा कौन प्रमोट करा, जिब्रेलिक एसिड मेल फ्लावर को प्रमोट करा। सेम कहानी है, जब फ्लावर का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा उसके पहले आपको जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कराना होगा एंड पर्पस वही है। आप एक साइड में फीमेल फ्लावर इकट्ठे कर रहे हो और पॉलिन ग्रेन क्योंकि नंबर में ज्यादा होते हैं, जब वो नेचुरल पॉलिनेशन से जाएगा तो वहां चांसेस ऑफ पॉलिन ग्रेन डिग्रेडेशन ज्यादा है। लेकिन जब आप उसको एक कंडीशन में करा रहे हो, आप अपने एरिया में करा रहे हो, अपने फील्ड में करा रहे हो, तो आप उसको डिग्रेड क्यों होने दें। तो कम पॉलिन ग्रेन से आप ज्यादा नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट करा सकते हो, इसलिए मेल फ्लावर कम बनाते हैं। ठीक है बच्चे, सब्स्टिट्यूशन फॉर वर्नलाइजेशन। सब्स्टिट्यूशन तो तब होगा जब ये समझ में आएगा, कल समझाते हैं। ठीक है, अभी सिंपल इतना याद रखना कि कोई प्लांट अगर आपका बायएनुअल है तो वो डिपेंडेंट होगा समर सीजन पे भी और विंटर सीजन। ठीक, तो विंटर सीजन वाली कंडीशन है उसके फ्लावरिंग के लिए, और वो टेम्परेचर या तो आप विंटर आने का वेट करो। फिर से ह्यूमन ने चालाकी क्या की, जब आप एसी चला के अपना टेम्परेचर रूम का लो कर सकते हो, तो ह्यूमन ने क्या किया, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बना, फ्रीज बड़े बड़े बना दिए और वहां पे क्या रख दिया, सीड रख दिया
और उसमें फिल्टर का उसको धोखा दे दिया सीड को, और वो इफेक्ट होता है वर्नलाइजेशन, जो इसी चैप्टर के एंड में आपको पढ़ना है। तो वर्नलाइजेशन का सब्स्टिट्यूशन हो गया। जिब्रेलिक एसिड से अगर ट्रीटमेंट कर दिए तो लो टेम्परेचर के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, न कोल्ड स्टोरेज का न नेचुरल। जिब्रेलिक एसिड से सिर्फ वो काम हो गया। तो यहाँ से कल देखेंगे, और फिर एनसीईआरटी चलो मार्क कर लो फटाफट। Another kind of promotory PGR, they are more than 100, 105 उसमें लिखा हुआ है, आप 100 ही याद रखना, जो एनसीईआरटी है वही important है। Reported from widely different organisms such as fungi and higher plants. fungi का example याद रखना। They are denoted as GA1, 2, 3, जिस तरीके से डिस्कवर हो रहा है उस तरीके से सिंपल नंबर लगा दिए, and so on. However, gibberellic acid was one of the first gibberellins to be, GA3 याद रखना है, discovered and remains the most intensely studied. सबसे ज्यादा abundant जो स्टडी हुआ है, abundant amount में देखा गया, that is GA3. और acidic in nature, तो सबके पास COOH ग्रुप होगा, जिबेन स्केलेटन होगा. They produce a wide range of physiological responses in the plant. Their ability to cause an increase in length of axis is used to increase the length of grape stalk. ठीक है, अंगूर का गुच्छा देखा है, सारे अंगूर खा जाओ तो आपको एक ब्राउन कलर का ग्रीनिश ब्राउन स्ट्रक्चर दिखता है, वो क्या हो गया, ग्रेप के स्टॉक हो गए, और वो इन्फ्रक्टेसेंस होता है, वो फ्लावर रहा होगा फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है, तो उसको फ्रूट जब लगा रहता है तो इन्फ्रक्टेसेंस बोलते हैं, जब फ्लावर रहता है तो इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। जिब्रेलिन्स cause fruit like apple to elongate and improve its shape, growth. ठीक है, they also delay senescence. senescence के लिए ये भी रोकेगा, सब चीज डेवलप करा रहा है तो एब्सिशन को रोकेगा. Thus the fruit can be left on the tree longer so as to extend the market period. वो ग्रेप का जो इमेज आप देख रहे हो उसके लिए ग्रेप को थोड़ा प्लांट में सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके वेट की वजह से फिर से वही बात, कहीं ग्रेप गिर न जाए, तो उसकी एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन को जिब्रेलिक एसिड रोकेगा. इज यूज्ड टू स्पीड अप, ये कॉमन चीज दिख रही है आपको, ऑक्सिन और जिब्रेलिन. क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मिलेगा ये सब. ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड दोनों ही एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन को रोकेंगे. ठीक है, हायर कंसेंट्रेशन. स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस, अमाइलेज. और अगर आप जैसे किसी बार्ली से ही अगर आप माल्ट इंडस्ट्री में उससे अल्कोहल को प्रोड्यूस कराना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली आप ऐसे बार्ली तो वो इंडस्ट्री वाला नहीं कर देगा ना जिसमें माल्ट का अमाउंट कम हो. तो कमर्शियल किस किसान का बार्ली ज्यादा बिकेगा, जिसके 1 किलो से ज्यादा माल्ट मिल रहा होगा, जिसके 1 कुंटल से ज्यादा माल्ट मिलेगा, और किसान का बार्ली ज्यादा सेल होगा. तो उसने किससे ट्रीटमेंट कर दिया, जिब्रेलिक एसिड से ट्रीटमेंट कर दिया, तो स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन लिविंग इंडस्ट्री. Sugarcane store carbohydrate as sugar in their stem. ये भी दिया एनसीईआरटी में. Spraying sugarcane crop with gibberellins increase the length of stem, thus increasing the yield by as much as 20 tons per acre. ठीक है, बड़े बड़े सुगरकेन लग रहे हैं और हमें स्टेम से ही काम है, सुगर का डिपोजिशन वहां पे होगा. Spraying juvenile conifers. जुवेनाइल मतलब छोटे, कोनिफर मतलब कोनिफेरस एक ऑर्डर है, कहा, जिम्नोस्पर्म का. ठीक है, दिस इज जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म विद जिब्रेलिक एसिड hasten the maturity period, अरेस्ट कर लेगा, रोक देगा मैच्योरिटी पीरियड को, thus leading to early seed production. ठीक है, सीड प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा, वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक देगा. जिब्रेलिन्स also promotes molting. समझना है इसको. इंटरनोड elongation just prior to flowering in beet, cabbage and many plants like with rosette habit. rosette habit वही जैसा आपका पत्ता गोभी का रोजेट स्ट्रक्चर दिख रहा है, रोज गुलाब के जैसा दिख रहा है, इसको कली में ले जाओ तो कली गुलाब की कैसी होती है, बंद होती है, तो रोजेट स्ट्रक्चर में आता. चलो जिब्रेलिक एसिड के थोड़ा सा फंक्शन कल देखेंगे, एंड देन साइटोकाइन. इसको रिवाइज कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो